बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज संधीला। बहुत ही स्पेशल शो के साथ, उस शो के साथ जिसके लिए आपने बड़ा वेट किया हो, आपके बड़े भाई भी हों और आप उनको देखकर बहुत सीखते भी हों और आपकी ख्वाहिश हो कि उनके साथ आपका टाइम स्पेंड हो, और वो भी इंटरव्यू पे हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा साद रफ़ीक भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। मेहरबानी आपकी। आपने मेरी जिद के आगे हिम्मत हारी, उसके लिए मैं आपका सारी जिंदगी शुक्रगुजार। शुक्रिया आपका, मैंने हथियार डाल दिया आपके सामने। जी, मैंने कहा ना कि आपने मेरी जिद के सामने हथियार डाले। ये आपका प्यार है, आपका मोहब्बत है और मैं इसका तहे दिल से शुक्रगुजार। इसकी वजह यह है कि आप एक नहायत पुरखलूस इंसान हैं और आपकी जो रिलेशनशिप है अपने नज़रिए के साथ वो सेल्फलेस है। तो मैं आपको ना करने की पोजीशन में नहीं था, वरना मीडिया से तो मैं बहुत अरसा हुआ दूर भाग चुका हूँ। और मैं मीडिया भी नहीं हूँ, ये भी पता है। ये भी एक वजह ये भी एक वजह है कि मैं मीडिया नहीं हूँ। एक वजह। साथ भाई, आपके बारे में लोग बहुत जानते होंगे। हमारे तो शायद बहुत बचपन में, या शायद हम पैदा हुए थे या बहुत छोटे थे। अल्लाह जन्नत में घर करे और वो हमें ऊपर से देख रहे होंगे, आपको देख रहे होंगे, आपकी तरक्कियों पर खुश होते होंगे। कुछ बताएंगे ख्वाजा रफ़ीक साहब के बारे में? क्या हुआ, कैसे हुआ, कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई आपका कि आपने आज मुझे यहाँ मदऊ किया। ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद अमृतसर में पैदा हुए थे। मेरे दादा भी अमृतसर की पैदाइश हैं। हमारी फैमिली का ताल्लुक़ अनंतनाग से है, वहाँ से माइग्रेट करके अमृतसर आए हैं, ददयाल और ननिहाल दोनों। अच्छा जी। और उसके बाद जब ये 47 का हुआ है पाकिस्तान के क़याम का मामला, तो फिर माइग्रेट करके ननिहाल और ददयाल यहाँ लाहौर आके शिफ्ट हुए हैं। तो मेरी वालदा की शादी जो थी वो 61 में हुई थी वालिद साहब के साथ। वालिद साहब जो हैं वो अमृतसर में रहते थे और मेरे दादा जान जो थे वो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे और दिल्ली में उनका मरकज़ था और भोपाल में। लेकिन मेरे वालिद और मेरे चचा जो थे ये वक्फ थे पाकिस्तान मूवमेंट के लिए। राइट। ये लंदन जा रहे थे डॉक्टर बनने के लिए उस वक्त, पाकिस्तान बनने से पहले। तो वो कायद आज़म की कॉल आ गई। अपने वालिद की यानी मेरे दादा जान की ख्वाहिश का एहतराम किया और मेरे वालिद और चचा जो थे वो अमृतसर में ही रुक गए। अपने पेरेंट्स के बाद दिल्ली नहीं गए जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट थी सारी फैमिली की। यहाँ पे आबाई घर था। तो यहाँ फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन अमृतसर के सेक्रेटरी जनरल थे। उस वक्त टीनेजर थे, अभी 20s में नहीं आए थे। तो जो पंजाब में मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन का हिस्टोरिकल रोल है पाकिस्तान की तहरीक की कामयाबी में, उसमें जो यंगस्टर्स थे उनमें मेरे वालिद साहब भी शामिल हैं। पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद मुस्लिम लीग पर कब्ज़ा हो गया उन यूनियनिस्ट जागीरदारों का जिनका पाकिस्तान बनने में कुछ लगा नहीं था। और ये तकरीबन पूरे मुत्तहिदा पाकिस्तान के हालात थे। उस तरफ भी लोग और तरीके से कब्ज़ा कर रहे थे मुस्लिम लीग पे। वो घुसपैठिए जैसे आ जाते हैं जब एक नया मुल्क बन गया था। तो जो पहला रिबेल हुआ उस दौर की मुस्लिम लीग में, वो हुसैन शहीद सुहरवर्दी साहब की क़यादत में जना अवामी लीग बनाई गई। तो जो पहली हिज़्ब इख्तिलाफ थी लेड बाय हुसैन शहीद सुहरवर्दी, उसमें मेरे वालिद साहब भी शामिल थे। तो यहाँ से फिर उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल पाकिस्तान के अंदर जो थी उसने एक नई करवट ली। और फिर जो अयूबी मार्शल लॉ है 10 साल का, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की आवाज़ तवाना तरीन आवाज़ों में से एक थी। कई बार वो पाबंदे सलासल हुए। तब भुट्टो मरहूम जो थे वो अयूब खान साहब के साथ थे। उसके बाद वक्त ने पलटा खाया और भुट्टो मरहूम ने अयूब खान साहब को खैराबाद का। तो बहुत सारे जो अयूब खान के अपोजिशन के मुस्तनद लीडर थे उन्होंने भुट्टो साहब की लीडरशिप को तस्लीम नहीं किया। उनमें ख्वाजा रफ़ीक साहब भी शामिल थे। तो डे 1 से इख्तलाफ रहा। मेरे वालिद साहब का ये ख्याल था कि ये जो सानिहाए मशरक़ी पाकिस्तान है सेपरेशन का, इसमें जहाँ मार्शल लॉ का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि मेजर रोल उन्हीं का है, और नाइंसाफ़ियाँ हैं जो बंगालियों के साथ की गई हैं, इसके साथ साथ वो समझते थे कि भुट्टो साहब का भी इसमें रोल है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शेख मुजीब और मेरे वालिद साहब बड़े करीबी दोस्त थे, क्योंकि अवामी लीग में इकट्ठे थे ना, कॉमरेड थे जी। और जब मादर मिल्लत की कैंपेन चली अयूब खान साहब के ख़िलाफ़, जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ी मादर मिल्लत, तो मेरे वालिद साहब जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान में उनके चीफ इलेक्शन एजेंट थे। तो एक बड़ा उनसे कम मुजीबुर रहमान साहब से ताल्लुक़ था। लेकिन जब उन्होंने 6 पॉइंट्स
के ऊपर 6 नकात पेश किए, फिर दोनों दोस्तों की आपस में अलहदगी हुई और वो फिर दोबारा इकट्ठे नहीं हो सके नजरियाती तौर पर। जी, ऑब्वियसली। तो वालिद साहब का भुट्टो साहब से एक इख्तलाफ था। भुट्टो साहब जो थे वो देखते देखते पॉपुलर लीडर बन गए। ये जब 70 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जीती तो जो रवायती जमातें थी उनको शिकस्त हुई। उसमें नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब की डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल थी, जिनके दस्ते राज थे मेरे वालिद साहब। तो वो हमारा नवाबजादा साहब के ख़ानदान से बहुत ताल्लुक़ रहा है। मैं भी उनका न्याज़मंद रहा हूँ। बचपन में उनके कमरे में खेलता भी रहा हूँ जाके, जवानी में भी उनसे मिलता रहा हूँ जाके। तो बड़ी अकीदत और एहतराम का हमारे ख़ानदान का रिश्ता उनकी पूरी। हल्की फुल्की सियासत भी उनके साथ की है आपने? नहीं, मैंने नहीं, मेरे वालिद साहब ने जी। तो फिर वालिद साहब की उनसे अलहदगी हो गई तो उन्होंने अपनी जमात बनाई, पाकिस्तान इत्तेहाद पार्टी। जी जी। ये है 72 जी। 72 का ये शायद सेकंड क्वार्टर है। वो जब वालिद साहब ने अपनी जमात बनाई तो भुट्टो साहब को 1 साल हो गया था पावर में आए हुए, और वो जो उस वक्त की पीपल्स पार्टी की जमहूरियत थी उसका मज़ा फिर कौम चख रही थी। तो वालिद साहब ने बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन शुरू कर दी। उनको थ्रेट्स भी आती रहीं। उनको बहुत अहम लोगों ने बताया भी कि आप इतने ब्लंट ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्लंट थे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा। तो वो फिर अपनी तकरीरों में उन्होंने कह दिया था कि मुझे आपका पैगाम मिल गया और मुझे पता है कि आप मेरी जान के दर पे आए हैं, लेकिन मैं बाज नहीं आऊँगा। ये रिकॉर्ड का हिस्सा सारा कुछ तकरीरें वो सारी उस दौर के अखबारात में छपी हैं, क्योंकि अयूब खान का दौरे आमरीत गुजर चुका था। अब जिन लोगों ने अयूबी आमरीत का मुकाबला किया हो, जिन्होंने गोरे की जेल काटी है, वो तो फिर उनके लिए तो पाकिस्तान जन्नत था। और जब उस जन्नत में कोई ख़राबी पैदा करेगा तो वो उससे लड़ेंगे। बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि 20 दिसंबर 1972 को तहरीक इस्तिक़लाल लेड बाय सर खान साहब और ख्वाजा रफ़ीक साहब, जिनकी अभी नन्ही मुन्नी जमात थी इत्तेहाद पार्टी, जिसकी उम्र 4-5 महीने थी, और लाहौर के वकला जिनकी क़यादत उस वक्त एक मारूफ लीडर थी राबिया कारी एडवोकेट, ये लोग कर रहे थे। राइट। ये 20 दिसंबर 1972 को ये ब्लैक डे ऑब्जर्व किया अपोजिशन ने और शाहराह कायद-ए-आज़म पे जुलूस निकाला। तो वो उस जुलूस को घेर लिया पीपल्स गार्ड ने। अच्छा। जो इसी मकसद के लिए बनाए गए थे उस दौर में। आज तो पीपल्स पार्टी बड़ी रिफाइंड पार्टी है और उसने बड़ी मार भी खाई है ज़िया-उल-हक की आमरीत। तो पीपल्स गार्ड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल, उनकी वो ऑफ शूट थी ना। तो वो उन्होंने घेरा हुआ था और वो गाली गलोच और धमकियाँ दे रहे थे। ये सारे रिपोर्टेड अखबारात में, कोई मैं अपने पास से नहीं कर रहा बात। तो वो जुलूस ख़त्म हो गया। असर खान साहब अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चले गए। मेरे वालिद साहब वापस आ रहे थे घर। तो पंजाब असेंबली की बैक साइड पे उन पे हमला किया गया। तो वो मौके पे उनको 5 गोलियां लगी और जो कातिल थे वो पीपल्स पार्टी के प्रोमिनेंट लोग थे। जो लीड कर रहा था उसका नाम आसिफ तारी था और वो मियां इफ्तिखार तारी का सगा भतीजा था, जो लियाकत बाग फायरिंग केस का भी मुलज़म था। तो वो वालिद साहब फिर मौके पे उनकी शहादत हो गई। हम बहुत छोटे थे, मैं 5वीं क्लास में था, सलमान 3री में था। तो हम मुकदमा नहीं लड़ सकते थे, साथ था ही कोई नहीं। मगर मेरी वालदा जो एक घरेलू औरत थी वो बड़ी जरी खातून थी। उन्होंने कहा ये मुकदमा मैं लड़ूंगी। अच्छा। जी हाँ, वो मुकदमा हमने लड़ा। आप सभी कितने बहन भाई थे? हमारी हमशीरा कोई नहीं है, 2 ही भाई हैं। अच्छा, 2 भाई हैं बस, और एक वालदा। 2 भाई थी और वालदा थी, और वालदा ने डिसाइड किया कि 5 साल के बच्चे जो 5वीं पढ़ता और 3री में, इनके साथ मैं ये मुकदमा लड़ूंगा। जी। ददयाल ने भी साथ छोड़ दिया और ननियाल जो थे वो इतने पढ़े लिखे थे कि उनके पास वक्त नहीं था हमें मिलने के लिए। सब सुनेंगे लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, सच यही है। अब सबसे हमारे ताल्लुकात ठीक है। सब ने छोड़ दिया तूफान में डूबने के लिए। मेरी वालदा खड़ी हो गई, उन्होंने कहा नहीं मैं लड़ूंगी। तो उन्होंने वो फिर जो वालिद साहब की जद्दोजहद का परचम था उसको बुलंद किया। वो मुकदमा तो हमने हारना था, हम हार गए क्योंकि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। गवाहान को बिठा दिया गया, लोगों को ख़रीदा गया, बहुत कुछ हुआ। बहरहाल वो वक्त गुजर गया जी।
तो आप ये देखें कि वालिद के चेलम पे मैं अभी 5वीं क्लास में था तो मुझे स्टेज पे खड़ा करके कहा गया कि तुम तकरीर करो। जब वालिद का साया सर से उठ जाता है तो आप जितने मर्जी बच्चे हो आप चंद रातों में बड़े हो जाते हैं। मुझे वो जो 5वीं क्लास में मैंने वालिद के चेलम पे गुफ्तगू की थी याद है, इतना रिएक्शन था। अभी भी याद है? हाँ हाँ, मुझे पूरी अच्छी तरह पता था मेरे वालिद को किसने मारा है, क्यों मारा है, मेरे वालिद का कसूर क्या था। और ये आपने उस वक्त 5वीं क्लास के तालिब इल्म तौर पर तकरीर की? जी। जब मैं 7वीं क्लास में था तो मेरे वालिद साहब की बरसी का हर साल जलसा होता था, तो 7वीं में था, 74 था जी। भुट्टो साहब का पीक था जी। मुची दरवाज़ा में जलसा हुआ जी। जिसमें तशरीफ़ लाए मौलाना शाह अहमद नूरानी, जी। खान अब्दुल वली खान जी। मरहूम, मुफ्ती महमूद साहब मरहूम, जी। आगा शुरिश कश्मीरी मरहूम, नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब मरहूम, सारी टॉप लीडरशिप पाकिस्तान की वहाँ मौजूद थी। तो मुझे याद है मैं उस जलसे में मैंने तकरीर की थी मुफ्ती दरवाज़ा में। और ये तमाम लोग अपने भाई की बरसी के जलसे में अपने भतीजे के साथ खड़े होने के लिए आए? हाँ जी, ये मुतअद्दिद इख्तिलाफ का जलसा था। तो उस वक्त की जो तकरीर थी मैंने खुद लिखी थी, 7वीं क्लास में था। तकरीर क्या थी, जज्बात थे और जो कर्ब होता है उसका फिर आप बयान करते हैं। तो ये बिगनिंग है। फिर वालदा जो थी वो लोगों के काम काज, लोगों को आदत थी हमारे घर आने की, काम करवाने की। तो वालदा जगत माता थी, पूरे इलाके की माँ थी, वो वक़्त से पहले ही सबकी माँ बन गई थी। तो वो वालदा ने उस फिर फ़र्ज़ को निभाया, हमारी ट्रेनिंग भी की, हमें पढ़ाया भी, छोटे छोटे कारोबार भी किए। मैं जब 9th क्लास में था तो वो हमने प्राइवेट स्कूल खोल दिया वहाँ पे अपना। मैंने उसको भी मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया था वालदा के लिए। वो वालदा को मैं बिज़ी करना चाहता था, वो वालिद साहब की याद में बरसों जो थी वो एक ख़ास कैफ़ियत में रहीं, तो हम उस कैफ़ियत से उनको निकालना चाहते थे। तो स्कूल जो था वो चल गया, अम्मी भी बिज़ी हो गई, हमारे माली हालात भी बेहतर हो गए। घर हमारा काफ़ी बड़ा था वहाँ, अभी भी वही है, वो 22 कमरे थे उसके अंदरून शहर में। अच्छा, अभी भी वो घर है? हाँ जी, वो तो छोड़ ही नहीं सकते हम उसको। तो वो वालदा ने किराए पे चढ़ा दिया। 8-9 कमरे हमारे पास थे, 2 बच्चे और 1 माँ, तो 8 कमरे हमने क्या करने थे। बाकी वो 4 मंजिला घर था, बल्कि है, अब मैं उसको दोबारा ठीक करवा रहा हूँ। तो वो फिर वहाँ से उससे भी इनकम आती थी। और जो हमारा प्रिंटिंग प्रेस था वो उस पे हमारे अजीज़ों ने कब्ज़ा कर लिया। अच्छा। वो 13 साल तक उन्होंने कब्ज़ा रखा, वहाँ से कोई पैसा नहीं आता था। फिर जब आप जवान हुए तो वो वापस आया? वो तो खुद ही आ गया था। तो मेरे नाना जी जो थे वो बनारस रोड पे, उनका बड़ा अच्छा वेल एस्टेब्लिश बिजनेस था, तो नाना जान सपोर्ट करते थे। ननियाल में मेरी खाला एक थी, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। खुद मेरी वालदा BA BEd थी। स्कूल चल गया, घर का किराया आता था, तो हमारे माली हालात साल 1.5 साल थोड़ी सी डिपाई भी ठीक हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि 2 फैमिलीज़ ने कोशिश की हमारी मदद करने की। एक जिन्होंने कभी जिक्र नहीं किया और वो दुनिया में नहीं है, उनका नाम है मियाँ सलाहुद्दीन सल्ली। उन्होंने बहुत कोशिश की। वो हालांकि हमारे सियासी मुखालिफ थे जब ये शहादत हुई वाला। हाँ जी। तो मियाँ सलाहुद्दीन साहब, यूसुफ सलाहुद्दीन साहब के वालिद साहब, मेरा यूसुफ भाई से बहुत ताल्लुक़ है, आज भी हमेशा रहेगा। वो हमारे सियासी मुखालिफ थे। हर इलेक्शन ख्वाजा साहब को उनके बीच होता था। और वो इतनी कर्ब और तकलीफ़ में थे जब ये वाक़या हुआ, और पीपल्स पार्टी में थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमने, मेरी वालदा बड़ी खुददार ख़तून थी, उन्होंने कहा नहीं, आपने इतनी हमदर्दी की। दूसरे चौधरी ज़हुरुल्लाह मरहूम थे, उन्होंने अखबार में इश्तहार दे दिया। तो बहरहाल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने भी 2 बार कोशिश की कि वो कुछ हमारी मदद कर सकें। मुझे अच्छे से याद है, उनका भेजा हुआ आदमी आया, लेकिन हमने उनसे कोई मदद नहीं ली अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन उन्होंने कोशिश ज़रूर की, बाकी तो किसी ने कोई साथ वाथ नहीं दिया। तो इस तरीके से वो वक्त गुजरता रहा। और मेरी जो पहली स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टी थी वो इस्लामी जमीयत तलबा थी। अच्छा, आप जमीयत के हैं? लेकिन आपके नाम के साथ तो हमेशा MSF लगता है, ये आज आपने, मैंने पहली दफ़ा सुना है। इस्लामी लेकिन साथ में इससे पहले मैं थोड़ा सा स्कूल पे अगर इजाज़त दें तो जमात पे फिर आते हैं। स्कूल ये जो आप 5वीं 7वीं 8वीं सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल। अच्छा, सेंट्रल मॉडल स्कूल लोअर माल, मैं और मेरा भाई वहीं से पढ़े। और मैं वहाँ स्कूल में डिबेटर भी था,
लड़ाई झगड़े भी करता था, सच्ची बात है। मेरे अंदर तलखी बहुत थी ना, तो मैं किसी को बोलने नहीं देता था। और वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर भी था। 5वीं 8वीं और मैट्रिक में मैं स्कॉलरशिप होल्डर भी था। तो एजुकेशन भी ठीक थी, तकरीरें भी करता था, और सच्ची बात यह है कि लड़ता झगड़ता भी था। ये अल्लाह का शुक्र हुआ कि 10th में जब मैं लड़ाई झगड़े के अरूज पे पहुंचा हुआ था तो मुझे कोई एक मसीहा मिल गया। अच्छा। वो वहाँ क्लर्क थे स्कूल की लाइब्रेरी में। राइट। बड़े समझदार साजिद साहब, वो फौत हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वो मुझे एक दिन चाय पिलाने ले गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें पता तुम किस बाप के बेटे हो? मैंने कहा मुझे इसका अंदाज़ा है। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा मुझे अंदाज़ा नहीं है। मेरे बाप का? हाँ। उन्होंने कहा तुम बहुत गुस्से वाले हो और बड़े कड़वे हो, और तुम्हें पता लोग तुमसे डरते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझसे डरते नहीं है, मेरी इज्जत करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, इज्जत आपके वालिद साहब की करते हैं, आपसे डरते हैं। तो उसने कहा डर नहीं होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए। उन्होंने कहा वो आधे घंटे की जो मुलाकात थी उसने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मैंने सोचना शुरू किया। मेरे साथ 150 लड़के हर वक्त होते थे स्कूल के। 9वीं 10वीं में? हाँ, स्कूल में कोई हमारे आगे बात नहीं कर सकता था। हम लड़ते वड़ते नहीं थे, लेकिन लड़ने नहीं देते थे किसी को। फैसले भी नहीं करता था स्कूल में। तो उस दिन जब मैं घर आया तो वो अल्फाज मेरे कानों में गूंज रहे थे। सोने लगा तो मुझे नींद ना आए। बहरहाल सलमान को पता सारी बात का। तो अगले दिन जब मैं गया तो मैं वो था ही नहीं। एक रात में चेंज हो गया था। 3 महीने बाकी थे मेरे भी हाई स्कूल में। तो आई वॉज ए चेंज्ड मैन। मैंने महसूस किया कि खौफ नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत है लेकिन खौफ भी है, तो खौफ ख़त्म हो जाना चाहिए। इस जज्बे के साथ मैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एडमिट हो गया। मेरे प्री इंजीनियरिंग में मेरा मेरिट पे एडमिशन हो गया। मैट्रिक में मैंने इस्लामी जमीयत तलबा ज्वाइन कर ली थी। मैट्रिक में ही? मैट्रिक में। सलमान भी मेरे साथ था, और मैं अंदरून शहर का जमीयत का नाज़म या मुतमिद सेक्रेटरी जनरल था मेरा ख्याल है। बहुत छोटा था अभी तो मैं मैट्रिक में था। हाँ, मैट्रिक में, वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैट्रिक में मुतमिद था, नाज़म नहीं था। नाज़िम में एक और साहब थे, बड़े अच्छे आदमी थे, शरीफ आदमी थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज में चले गए। हाफिज़ सलमान भट्ट साहब से मेरा बड़ा ताल्लुक़ बन गया। अल्लाह ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे। लेकिन बस उन्हीं से मेरा ताल्लुक़ बन सका। हाफिज़ सलमान भट्ट साहब से? हाफिज़ साहब से बन गया। वो वालिद साहब की वजह से प्यार करते थे। उनके अब्बा उनकी भी जनती आदमी थे, बहुत नेक इंसान थे। वो भी बड़ी मोहब्बत थी उस ख़ानदान की, आज भी है। उनके बच्चों से भी वो रिश्ता मौजूद है उससे। तो जमीयत के लोगों से ताल्लुक़ ना बन सका। और वो गवर्नमेंट कॉलेज में जब मैं गया तो वो मैंने देखा कि इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज को तो इस तरह काबू किया हुआ है, मारपीट करते हैं, लोगों को बोलने नहीं देते। तो मैं शदीद एंटी वायलेंस हूँ, शदीद। मैं कीड़े को नहीं मार सकता, मेरी में हिम्मत नहीं है, कोई कीड़ा मैं मसल नहीं सकता, डर लगता है मुझे। उसके बैकड्रॉप में ज़ाहिर है हम तशद्दुद का शिकार हुए, मेरे वालिद को शहीद किया गया, तो वो आपके ज़हन में ये सारी चीज़ चलती है। तो मैंने वहाँ पे पहले तो कोशिश की कि चीज़ें सेटल हो जाएं। लियाकत बलोच साहब पंजाब के नाज़िम होते थे उस वक्त जमीयत के, और ज़फ़र जमाल बलोच साहब होते थे इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला। तो अब जमीयत के लोगों और जमात वालों को तो पता था कि ख्वाजा साहब का बेटा, और वो एहतराम भी करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ ताल्लुकात मैंने ही ख़राब किए, क्योंकि मैं वो बाज ही नहीं आ रहा था, तनकीद करने से बाज ही नहीं आ रहा था। तो एक मरला आ गया जब मुझे गवर्नमेंट कॉलेज से रेस्टिगेट कर दिया गया। जब रेस्टिगेट कर दिया गया तो मेरा ख्याल था कि हमारी यूनियन है, ये मेरी मदद करेंगे। तो मुझे बाद में पता चला वो तो खुद चाहते नहीं, उन्होंने नहीं कहा था रेस्टिगेट। तो वो फ़िज़ाउर रहमान साहब थे, उन्होंने कईयों को किया था, अल्लाह उनको जन्नत दे। बड़े लोगों की उन्होंने ज़िंदगी तबाह की वैसे, तो उन्होंने किया था और नाजायज़ ही कर दिया था। लेकिन फिर जमीयत की यूनियन ने पूरा जोर लगाया कि ये बहाल ना हो। अच्छा उनको मौका मिल गया। माँ सिफाए हाफिज़ सलमान भट्ट साहब की। सलमान भट्ट साहब की मेरी बड़ी मोहब्बत थी। वो मेरी सख्त बातें भी सुनते थे और मोहब्बत और शफकत भी करते थे। वो फिर आखिरी दम तक कायम रही उनके साथ मेरी। किसी ने आपके साथ नेकी की हो ना, पानी का गिलास भी पिलाया हो, उसका जिक्र भी करना चाहिए, उसे भूलना भी नहीं चाहिए। तो यूँ फिर जमीयत से मेरी अलहदगी हो गई।
तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज शेखुपुरा में, यानी कि आपकी यहाँ से आप मतलब फारग हो गए, फिर आप शेखपुरा चले गए। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ मिस कर गया हूँ। मैं मुख्तसर करना चाहूँ, लंबी बड़ी कहानी, बड़ी लंबी है ये। मुझे पता है, बट इसमें एक चीज़ बताएं मुझे ज़रा, वालदा साहबा का जो किरदार, हाँ, जो आपकी तरबियत है। देखिए 5 साल की, जब आप 5वीं में थे, 7वीं 8 साल 9 साल उम्र होगी, तो वालिद साहब के बगैर जिस तरह आपने ननहाल ददहाल बताया, तो फिर ये वालिद साहब के लिए केस भी लड़ा, आपको भी संभाला, सलमान भाई, स्कूल, तरबियत, कितना ये वो वालदा हमारी जो है ना, असल में वो हमारा इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने हमें ट्रेंड पूरा उन्होंने किया है और हमें टेलर मेड बनाया इस काम के लिए। जो काम हम कर रहे हैं टेलर मेड बनाया है, वो वालदा का काम है। ये जो आज ख्वाजा साद रफ़ी को दुनिया जानती है, देखती है, ये सब वालदा का कमाल है। न सिर्फ उनका कमाल है, बल्कि उन्होंने मेरी ट्रिमिंग की है। आगे मैं जाके बताऊंगा, जहाँ जहाँ मैं गलतियां करता था और वो मुझे टोकती थी, और इतनी जलाली थी कि वो लोगों में थप्पड़ मार देती थी। और अच्छा, मार पड़ी है वालदा से? बहुत बार पड़ी है, एक बार नहीं पड़ी, वो बहुत गुस्से वाली थी। तो मैं खाता था उनसे मार, तो वो बहुत सख्त डांट देती थी, बहुत जलाली थी। तो वो ये हुआ कि मैं बहरहाल जमीयत में काम कर रहा था, वालदा की मुझे सपोर्ट उस वक्त तक हासिल थी। तो चूँकि मेरे नंबर भी ठीक आ जाते थे, स्कॉलरशिप भी आ जाता था, तो वो मुतमईन थी। पर जब जमीयत से निकला और फिर उनसे मेरी लड़ाई शुरू हुई, तो वालदा ने कहा ये नहीं ठीक, तो तुम विड्रॉ कर जाओ, क्योंकि मैं आगे अपना मियाँ खो चुकी हूँ, तो ये अब तुम किसी और तरफ जा रहे हो। मैंने उन्हें कहा कि ये मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तो मैं MSF ज्वाइन कर चुका था। MSF में 4-5 ही आदमी थे, एक फतेहाना साहब थे, रियाज फतेहाना साहब, और एक हमारे राना ताहिर महमूद साहब हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो थे, और 2-4 हम और थे। लेकिन ये आप शेखपुरा ऐसा हुआ ना कि मेरा एडमिशन हो गया वहाँ पे, शेखपुरा। हाँ, एक लाहौर से रोज आना जाना। एक किरदार है जिसे आप भी जानते हैं, वो सुनेंगे तो हंसेंगे। वो मेरा दाखिला हो गया, MSF में मैं था। MSF शेखपुरा में थोड़ी सी मजबूत थी जी। मियाँ जावेद लतीफ़ वगैरह सब ये सारे लोग MSF में थे। अच्छा। तो मैं जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो वहाँ पे मेरे एडमिशन के लिए हम चले गए। तो वहाँ पे आरिफ संधेला साहब जो थे, वो यूनियन के सदर थे जमीयत की तरफ से। जी बिल्कुल ठीक। आरिफ ने हमें पेप्सी कोला की बोतलें पिलाई, ठीक, और बड़ा गर्मजोशी का इजहार किया कि शहीद जमहूरियत का बेटा आ गया दाखिले के लिए जी। जो ही हम फॉर्म जमा करा के निकले, संधेला साहब ने फॉर्म फाड़ दिया। दाखिला नहीं होने दिया। दाखिला नहीं होने दिया। अब तो हम हंसते हैं जब मिलते हैं ये बातें करके, अब तो बहुत इतनी लगती है बात। मैंने बड़े धक्के खाए। अच्छा, मतलब ये आप बता रहे हैं कि आरिफ खान संधेला साहब जो साबिक MP है और आपके दोस्त है, वो आप मतलब उस वक्त गए और दाखिला आपका नहीं हुआ? अब वो नहीं, जमीयत की पॉलिसी थी ना कि ये हमारा बाकी है, इसकी कहीं एडमिशन। हाँ, वो ये पिछला कनेक्शन। तो मैं दाखिला मांग रहा था, दाखिला नहीं मिल रहा था। 3rd ईयर में FSC मैंने प्राइवेट कर ली हुई थी, उस तब हो जाती थी। फिर मेरे मामू हैं डॉक्टर ख्वाजा ज़करिया, उन्होंने मेहरबानी की, तो उन्होंने मुझे गुजरांवाला में एक कॉलेज था, इस्लामिया कॉलेज, वहाँ दाखिला दिलवा दिया। राइट। क्योंकि लाहौर में कोई कॉलेज मुझे दाखिल नहीं करता था। मेरे पे रेस्टिगेट की वो जो स्टैंप लगी हुई थी गवर्नमेंट कॉलेज की, और फिर जमीयत मेरे पीछे थी। दाखिल कहाँ होना था, जमीयत बहुत बड़ी कुव्वत थी। तो मैं तो ना मेरा बाप सर पे, ना मेरा कोई वसीला, ना कोई सपोर्ट, तनहा बंदा। तो बहरहाल वो मेरा एडमिशन हो गया। अब हम MSF में शामिल हो चुके हैं, 5, 7, 10 दीवाने इकट्ठे हैं मजनू। ना कोई वसीला है, ना कोई पार्टी। मुस्लिम लीग उस वक्त खुर्दबीन से ढूंढो तो मिलती कोई नहीं थी। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, 81 का एंड है और 82 का शुरू है। अभी मुस्लिम लीग तो 85 में बनी ना, आगे मियाँ साहब वाली, उससे पहले की बात है। तो वो बहरहाल 2 शख्सियतें थी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट की। नंबर 1 सरदार अब्दुल कयूम खान साहब जी, और दूसरे गुलाम दरवाई शहीद। उनसे आपकी बड़ी रफ़ाक़त थी। असल में उसका क्रेडिट उनको जाता है। वो नौजवानों की पॉलिटिक्स में लाने के और उनको क्लीन, बिल्कुल आइडियोलॉजिकली सपोर्ट करने के और क्लीन नौजवानों को प्रमोट करने के बड़े हामी थे वहीं साहब। और मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल कयूम खान साहब। बाकी तो था ही कोई नहीं, मुस्लिम लीग ही नहीं थी। वैसे तो पीर साहब पगारा शरीफ से भी याद अल्लाह थी, वो हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट थे। SM ज़फ़र सेक्रेटरी जनरल थे, अली ज़फ़र साहब के वालिद साहब। वो बड़े खूबसूरत आदमी थे, बड़ी मोहब्बत रही है उनसे। पीर साहब भी तवज्जो फरमाते थे, लेकिन वो बड़े लोग कितना तवज्जो दे सकते हैं स्टूडेंट्स विंग पे। तो वो फिर MSF हमने खुद ही चलाई।
अभी चला रहे थे तो वो मुझे अगवा कर लिया इस्लामी जमीयत तलबा ने। समनाबाद में हमारा छोटा सा एक खंडर टाइप दफ्तर था, वहाँ से उठा के ले गए मुझे। बस वही उनसे गलती हुई, और वो इतनी बड़ी गलती थी कि पूरे उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बाद में कहा कि ये हमने क्या किया। उनमें कहा होगा लोगों ने कि ये ना करो, लेकिन जो है मुहिमजू होते हैं मरवा देते हैं। वो मुझे ले गए, पूरी रात मारते रहे, लहूलुहान कर दिया बिल्कुल, मार मार के। उससे पहले मेरी वालदा मुझे कह रही थी कि तुम नहीं करोगे, बल्कि एक आध बार उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया था, और कोई 3-4 महीने घर से निकाले रखा था कि ये सख्ती की कि ये ना करे। और मैंने कहाँ बाज आना था, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। जब मैं किडनैप हुआ तब भी घर से निकाला हुआ था, तो मैं वहीं रहता था MSF के दफ्तर में रहते थे। हाँ, वहीं रहते थे। वो पोस्टर्स जो होते थे उनके सराहने बना के सो जाते थे, था ही कुछ नहीं जी। तो घर से जो खर्चा मिलता था वही बंद हुआ था। तो वो जमायत वाले मुझे वहाँ से उठा के ले गए। अम्मी को किसी ने बता दिया, माँ तो माँ होती है। तो मेरी वालदा MPA नहीं थी उस वक्त, लेकिन वो बड़ी जलाली खातून थी। वो निकली, उन्होंने लाहौर पुलिस को कांटेक्ट किया। खैर बड़ी भाग दौड़ हुई, तो जमीयत जिसको ले जाती थी पुलिस नहीं छुड़ा सकती थी उसको उनसे। इतनी तगड़ी थी जमीयत उस दौर? बहुत तगड़ी थी। पहले मुझे MA कॉलेज ले गए, मार मार के अशर कर दिया। वहाँ से निकाल के पंजाब यूनिवर्सिटी ले गए, हॉस्टल नंबर 1 में। वहाँ हमारा पूरी रात मारते रहे। सुबह मुझे एक रक्शे में बिठाया और 10 रुपये मेरी जेब में डाले। कपड़े मेरे फट गए थे, कपड़े भी शलवार कमीज़ थी, और मुझे कहा उन साहब ने, मैं उनका अब नाम नहीं लेना चाहता, कि आप ने अगर कभी सियासत करनी तो हमारे पास आ जाना। अच्छा। मैंने दिल में कहा तुसी मैं ज़रा जानते दे। वो मैं खैर घर चला गया, मेरा चेहरा ठीक था बिल्कुल। तो वालदा बेचारी कहीं खज्जल खार होते हुए आई, तो मुझे देख क्या हुआ? मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ। कि वो तुम्हें ले गए थे? मैं कहा जी ले गए थे। कुछ कहा तो नहीं? मैं कहा नहीं कुछ नहीं कहा। तो वालदा सीरक थी, वो जब कमर से उन्होंने कपड़ा उठाया तो सारी कमर स्याह थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम घर वापस नहीं आओगे, अब इन्हें सब कुछ करना है तो उन्हें कि इन्हें घर छोड़ के आओ। नहीं, उन्होंने कहा मैं सपोर्ट करूंगी, जिसने तुम्हें उठाया उसको उठा के उसके घर छोड़ के आओ। फिर वालदा साहब खड़ी होगी साथ पूरी, जो मना करती थी। हाँ जी। तो मुझे तो उसके बाद कोई रुकावट ही नहीं थी। फिर बाकी फिर पता है जिन जिन ने ये काम किया था उनमें एक ही बंदा बचा था, वो मेरा दोस्त है, वो बताता हूँ आपको। तो फिर हमने सारे स्कोर सेटल कर दिए, कोई छोड़ा नहीं बाकी। लेकिन किसी के साथ 1 इंच ज्यादती नहीं की, जितना किया था उससे कम। बल्कि एक आध आदमी तो ऐसा भी था जिसे मैं बचाना चाह रहा था, बदकिस्मती से मैं उस रात चला गया तो उस बेचारे को बड़ी मार पड़ी। क्योंकि मैं मार नहीं सकता किसी को, मेरे लिए प्रॉब्लम है। जिसने खुद मार खाई हो ना, एक तो वालिद का देखा वाकया, फिर खुद मुझे मार पड़ी। मुझे पता है जब आप किडनैप होते हैं, मुझे एक बार नहीं उठाया गया, जमीयत ने उठाया, फिर मुशर्रफ के दौर में मुझे उठाया गया, मारा गया। तो वो आपको बांध के मारा जाता है, बेबसी होती है। एक आध बार बेनज़ीर साहबा के दौर में मेरे साथ ये वारदात हो चुकी है, नकई साहब के दौर में 3 बार तो हो चुका है। मैं नहीं किसी के साथ ये कर सकता। तो जमीयत के लोग जो थे वो हमारे बंदे उठा के ले जाते थे। अब उन्हें छुड़ाना होता था, हमें उनके बंदे उठाने पड़ते थे। ये मैं इस पे कह रहा हूँ, यानी अपने छुड़वाने की। हाँ जी, पुलिस नहीं अपना छुड़ा सकती थी। तो इकबाल टाउन से एक बार 2 लड़के उठा लिए MSF वालों ने, उन्होंने अरशद मीन चौधरी साहब को उठा लिया था। अच्छा जी। अब चौधरी साहब उनके पास 2 दिन से थे, छोड़ ही नहीं रहे थे उनको। तो 2 बंदे ले आए उनके, यहाँ खाड़क एक गाँव वाला और में, वहाँ हमारे बंदे उनको ले गए। बेसवानी का दौर था, अच्छे बच्चे थे वो बेचारे, उनको उठा लिया इन्होंने बैलेंस करने के लिए। नाम मुझे याद नहीं है। तो मैं जब वहाँ गया ना तो उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी और वो ज़मीन पे पड़े हुए थे, सर्दियों की रात थी, और वो जिन मुस्टंडों ने उठाया हुआ था वो 4 पाइयों पे बैठे हुए थे, जो हमारे वाले ही थे। उनको उठा के मैंने सबको ज़मीन पे बिठाया और उन दोनों लड़कों को 4 पाई पे लिटाया। वो एक को चोट लगी हुई थी, उसको दवाई मंगवा के खिलाई, गर्म दूध मिला वहाँ से वो पिलाया उनको। तो प्यार भी किया मैंने, उनके कान में कहा कि कुछ नहीं होगा, तुम ये तो नहीं बताना था मैं ही हूँ। तो मुझे बड़ा तरस आया कि ये सोचेंगे पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से एक ने कहा कि ये सब शैतान है, इनमें तुम कौन हो? क्या बताता कि मैं ही तो हूँ। तो मैंने कहा यार कुछ नहीं होता, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये बैलेंस करने के लिए लेके आए हैं। तो वो उनको बड़ी ढारस बंदी उनको। खैर वो फिर चौधरी साहब को जमीयत वालों ने छोड़ दिया, तो वो बच्चे भी छोड़ दिए MSF के लोगों ने। तो ये फेज़ गुजरा है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अपने हाथ से लड़ाई लड़ी है। लोग भी थे, असला भी था,
क्योंकि फिर मिलिटेंसी शुरू हो गई थी बकायदा तौर पे 6-7 साल। वो फिर लड़ाई पूरे पंजाब में फैल गई। MSF ऑफ वो लाहौर से शुरू हुई, पूरे पंजाब में फैल गई। उसमें एक वाकया बड़ा इंपॉर्टेंट है जी प्लीज। एक साहब थे जो मेरे हत्थे नहीं चढ़े थे, अच्छा जी। उनका नाम है तैयब शाहीन। अमेरिका में होते हैं, पेप्सी कोला में, मेरे दोस्त हैं और बड़े ही प्यारे दोस्त हैं। तो मेरी किडनैप में उनका बड़ा रोल था, बल्कि ज़्यादा ही रोल था कुछ। तो ज़ाहिर है वो स्कोर सेटल करना था, वो काबू नहीं आते थे। अच्छा। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। उन्होंने किसी जुलूस की क़यादत की, पुलिस ने पकड़ लिया। ज़िया-उल-हक का दौर था। 2 दिन बाद लाहौर पुलिस ने मुझे भी पकड़ लिया कि बैलेंस करना है। अच्छा। ये क्या क्या पकड़ा के बैलेंस करना है। वही चला गया जेल। अब एक ही जेल, कैंप जेल में हम दोनों बंद। जेल वालों को पता था ये दुश्मन है एक दूसरे के। मैं MA कॉलेज का प्रेसिडेंट इलेक्टेड, वो इस्लामिक कॉलेज सिविल लाइंस के, और एनमीज। तो पहले दिन जेल में वो एहसानुल्लाह बॉबी एक होते थे ब्लैक ईगल्स के, आजकल अमेरिका में होते हैं, वो हमसे सीनियर थे। उन्होंने नाश्ते पे मुझे बुलाया। तो वहाँ पर तैयब साहब भी आ गए, क्योंकि एक जमीयत का लड़का भी वहाँ मौजूद था। तो फिर नाश्ते पे बैठ गए, तो मैंने कहा फिर हाथ ही मिला देते हैं। तो उन्होंने हाथ मिला लिया। 10-15 दिन बाद ये हालात हो गए कि हम दोनों गए जेल सुपरडेंट के पास कि आपने हमें चोरों के साथ बंद किया हुआ है, हम इकट्ठा कर दे। जेल सुपरडेंट ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि आपको रहना है। हमने कहा यार नहीं, हम मेरे साथ कोई डकैत बंद किया हुआ है, उन्हें पागलों के साथ डाला हुआ है। तो शॉर्टली हम इकट्ठे हो गए। असल बात यह है कि हमने अंदर नो वॉर पैक्ट किया। आप सोचें 19-19 साल के लड़के, हमने अंदर मुआहदा अदम जारहियत किया, उसकी बकायदा टर्म्स तय की। मिसाक जमहूरियत हो गया आपका हो गया। हमने कहा अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो दूसरा रिएक्ट नहीं करेगा, राइट, डायलॉग करेगा, और जिसके फरीक ने ज्यादती किया वो उसको खुद से सजा देगा ताकि वायलेंस खत्म हो जाए। फिर जब तक तैयब साहब और मैं रहे ये चलता रहा, हमारे यहाँ झगड़ा नहीं हुआ। चे जाए कि फिर अरशद मीन और चौधरी साहब जो थे वो आ गए, और मेरी उस वक्त मियाँ साहिबान से दूरी हो गई। उन्होंने MSF को टेक ओवर कर लिया अरशद मीन साहब ने। मैं छोड़ गया। मैंने वैसे भी मास्टर्स कर लिया था 86 में, तो करके मैंने उसी दिन जिस दिन MA का आखिरी पेपर दिया छोड़ दिया था। तो फतेहाना साहब चूँकि लाइफ प्रेसिडेंट रहना चाह रहे थे, वो और अरशद मीन साहब रह गए, मैं निकल गया। और कौन से नाम थे उस वक्त? एक रियाज फतेहाना बड़ा नाम है उस वक्त का, अरशद मीन अल्लाह जन्नत में घर करे, वो भी नहीं रहे। तो और उस वक्त के आपके जो बाद में अमली सियासत में आए? समीउल्लाह चौधरी बावलपुर से जी, बड़ा एक्टिव था हमारे बाद, मुझसे जूनियर हैं लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया अमली सियासत में। उनका भी वो MPA भी बने, प्रोविंशियल मिनिस्टर भी बने। हमारे जो आपके PMLN की ज़िलों के सदर और सेक्रेटरी हैं, उनमें से बहुत सारे जो हैं वो MSF के उस दौर के लोग हैं। हाँ जी, जैसे मुजफ्फरगढ़ में हमारे हम नवाज खान टीपू हैं, तो वो MSF के दौर का आदमी है ना। मुल्तान में मलिक अनवर साहब है, जवेद लतीफ़ उसी दौर के हैं। मियाँ जवेद लतीफ़ का मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। जवेद लतीफ़ ने बहुत काम किया MSF के लिए, सेल्फलेसली काम किया, बहुत। मेरी बड़ी कुर्बत रही हुई है। बाद में फासला भी हो गया, लेकिन बहुत कुर्बत रही है हमारी आपस में। तो खैर, तो वो MSF का एक फेज़ गुजरा बहुत बड़ा। एक अब्दुल रज़ाक ढिल्लू हमारे ये जो सरगोदे से MPA बने हैं 2-3 बार, वो भी हमारे उस टीम का हिस्सा, उसी दौर के हैं। और बहुत सारे दोस्त, अभी एकदम ज़हन में नाम नहीं आ रहे। ऐसा एक नाम मैं भी ऐड करना चाहता हूँ। उस दौर में, जिस दौर में मैं भी आप उसी कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ आपसे, मैं तकरीबन आप 86 में अगर गए हैं तो मैं 91 में आया था, जब आबद चोरी शहीद हुआ है, उनका कत्ल हुआ। तो उसके बाद आतिफ आया। नहीं, मैं तो वहाँ से चला गया था 86 में। सॉरी, आपने 86 में मैंने MA कर लिया। मैं यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज चला गया था 84 में ग्रेजुएशन करें। तो आपसे हम लोग 7-8 साल बाद उस कॉलेज में आए, तो हम सुनते थे कि ख्वाजा साद रफीक साहब यहाँ से थे, रियाज फतेहाना साहब यहाँ थे। वहाँ पे एक किरदार हुआ करते थे, आगा साहब होते थे जो चने वाले। हाँ जी, हाँ। वो साथ में बटेरे भी बताते थे कि हमें हमेशा वो डराते थे, धमकाते थे, तानू नाल गाल कट के तानू पता नहीं ख्वाजा साद रफीक में एक कॉल करा ना तो इत्थे आ जाएगा ਤੁਹਾਡੀਆਂ मां, मतलब सानू बकायदा तौर पे। और वो बताते थे कि ख्वाजा साद रफीक मेरे साथ और फलां ये। आगा जी जो थे ना, वो बाकमाल शख्सियत थे। वो चने बेचते थे जी। तो दोपहर को लंच हम उनके पास करते थे जी। तो पैसे तो जेब में होते नहीं थे जी, और दूसरा 2 नंबर काम हम करते नहीं थे। तो 8 आने के चने और
4 आने का नान, तो 1 रुपए में खाना खाया जाता था। वो बटेर भी पकाते थे जी। मेरे पास बटेर के पैसे होते थे, लेकिन मैं इसलिए नहीं खा सकता था कि मैंने सुबह सुबह 30-40 लड़कों को चाय पिलानी होती थी, तो उसके बाद मैं फाँक हो जाता था। तो उनकी हमने बड़ी इज्जत की और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की। जी, नो डाउट। वो थे, एक गुल खान थे साहब। गुल खान थे बाहर, वो जो बाहर निकलते ही लेफ्ट साइड पे, गुल राइट साइड। खान बहुत ऑनरेबल आदमी थे। जी जी जी, ऑनरेबल मैन। जी जी जी, उनके आगे कोई बोल नहीं सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। और वो बड़े सख्त मिजाज थे, जी। मगर मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत थी। जी जी, सुबह सुबह ऑमलेट जो उनका बड़ा मशहूर होता था। हाँ जी। एक और वाक़या एमए कॉलेज में ये हुआ कि जब मैं एमए कॉलेज का प्रेसिडेंट बन गया, तो एक दिन एसएचओ आए उस इलाके के, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बाद में एसपी बन के रिटायर हुए, बड़े ख़ानदानी आदमी थे। वो जमीयत के लोगों से, जो उस दौर के लोग थे, तंग थे। जी। तो वो, और जो प्रिंसिपल साहब थे हमारे, मसूद उल हक सिद्दीकी मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो भी हमारे हामी थे बड़े। जी। तो फैकल्टी भी हमारे साथ थी और लोकल पुलिस भी। जी। क्योंकि हमारे आने के बाद माहौल बदल गया, तो मुझे कहने लगे कि ये एक नया होटल खुला है, आमिर होटल। जी, वो जलंधर मोतीचूर के साथ। जी, चौधरी सिद्दीक साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो वो कुछ नहीं, वो बस कह रहे थे कि मैं कुछ हदिया देना चाहता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ का हदिया? कहती ख्वाहिश साहब, खर्चा खुर्चा के तो पूरा करना है। मैंने उनको कहा, राइश साहब को, मैं कहा राइश साहब ये आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, ये खर्चा करना पड़ता है ना, ये तो कहाँ से लेके आओगे? मुझे अंदर से बड़ा अफसोस हुआ कि इन्होंने मुझे एस्टिमेट ठीक नहीं किया। तो मैं शाम को चला गया, मेरे पास होंडा 125 होता था, ठीक थे, अल्लाह ताला का शुक्र था। स्कूल वकूल हमारा चल गया हुआ था, हमारी इनकम ठीक थी, बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र था। 10 रुपए का चाय का कप होता था आमिर होटल में उस वक्त। तो मैंने उन्हें कहा, जी वो आपके मालिक हैं जो ऊपर हैं? मैंने कहा उनको बताओ यार मैं आया हूँ। खैर चॉइस सब तशरीफ़ ले आए। चाय के मैंने 2 कप मंगा लिए, हमने पी चाय, इकट्ठे कप लगाई, कोई बात नहीं की। बिल मंगवाया तो उन्होंने कहा बिल? तब मैंने कहा चॉइस साहब ये होटल आपका है, मेरा नहीं है, मगर ये जिस सीट पे हम बैठे हैं ना, ये मैंने हायर की है, आधा घंटा बैठा हूँ, इसकी अदायगी करनी है। और मैंने उन्हें ये भी कहा, मैंने कहा मैंने इसके बाद भी यहीं रहना है। वो बड़े समझदार आदमी थे, तो वो मैंने 20 रुपये को 2-4 रुपये टिप दी होगी, बिल दे के मैं आ गया। तो उसके बाद हमने कॉलेज में मुनादी करा दी कि अगर कोई आमिर होटल की तरफ गया ना तो उसकी खैर नहीं है। उसके बाद फिर कोई नहीं गया? नहीं, किसने जाना था। वो भी उस ख़ानदान से मेरे ताल्लुकात आज भी हैं। इसी तरह खान बाबा का तो आपने नाम सुना? जी 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 जी, खान बाबा मलक होटल। खान बाबा जो है वो उस वक्त जिंदा थे। तो ये, और वो बड़े तगड़े आदमी थे, मगर एमए कॉलेज के लड़के जो थे उनके आगे कितने तगड़े हो सकते थे। तो उनका एक अजीज था, वो हमारे पास पढ़ता था, वो बच्चा हमारा बरखुरदार था, वो अमेरिका में है शायद। अब खालिद भाई बैठते हैं खान बाबा पे, वो जो मालिक हैं उनके बड़े बेटे। तो उनका पैगाम आया कि जी हमारा कुछ करें। मैं फिर गया वहाँ पे, उनसे मैं मिला जाके, तो उन्होंने कहा इन तो लड़कों ने हमारा जीना हराम कर दिया है। वो फिर आके दोबारा वहाँ पे हमने कॉलेज में अनाउंसमेंट कराई कि उधर कोई नहीं जाएगा। फिर कभी कोई नहीं गया। तो 40-40 साल के ताल्लुकात हैं वहाँ लोगों से, जितने भी उस दौर के बने हुए ताल्लुकात, किसी को तंग नहीं किया, किसी शख्स को तंग नहीं किया। एक वक्त की रोटी खा ली है, वक्त गुजार लिया है, पूरी लड़ाई लड़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई ये कह नहीं सकता आज इतने साल गुजरने के बाद भी कि किसी को सताया जाके। लड़के भी थे, असला भी था, लड़ते थे हम, सिर्फ जमीयत से लड़ते थे क्योंकि वो हमसे लड़ते थे, और किसी के गले हम नहीं पड़ते थे। या एक काम करते थे, किसी बच्ची को छेड़ने की इजाज़त नहीं थी। वो मैंने वहाँ मार्शल लॉ लगाया हुआ था। जितना अरसा मैं रहा हूँ, 2-3 साल, मेरा इन्फ्लुएंस 4 साल रहा है, बाद में भी रहा है, लेकिन बाद में हालात और थे। तो उस एरिया के अंदर किसी की जुर्रत नहीं थी कि किसी बस स्टॉप पे किसी बच्ची को छेड़ जाए, क्योंकि मैंने जाते साथ ही 1-2 तगड़े ऑपरेशन कर दिए थे। इस चीज़ से मुझे नफरत है जब कोई किसी खातून को तंग करता है या उसको हरास करता है। तो हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। और एक और बात बताएं, एमए कॉलेज के बाहर कभी किसी फुटपाथ की एक ईंट नहीं हमने चलाई और ना तोड़ी, ना कभी हमने ट्रैफिक बंद की वहाँ पे, बेपनाह पॉलिटिक्स की, कभी क्लासेस का बायकॉट नहीं होने दिया। मैं जेल चला गया, मार्शल लॉ का दौर था, पीछे इंटरनल एग्ज़ाम थे और कॉलेज पे मेरी भी पूरी गिरफ्त थी। तो मैंने प्रिंसिपल साहब को मैसेज भेजा, वो मिलने आए जेल। तो मैंने कहा सर आप मेहरबानी करके एग्ज़ाम पोस्टपोन ना करें। अपने लड़कों को बुलाया, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब से और फैकल्टी से ताउन करें, एजुकेशनल लॉस नहीं होना चाहिए।
और उसका फ़ायदा क्या हुआ, मैंने तो नीयत से किया। मेरे प्रिंसिपल साहब बुढ़े सीधे, उस वक्त सब मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, शायद फैयाज गनी से ब्रिगेडियर वही थे शायद। वो उनके पास गए, उन्होंने सारा वाकया बताया। मुझे महीना हो गया हुआ था जेल में, अगले दिन उन्होंने मुझे छोड़ दिया। इतने पॉजिटिव इंसान को बंद किया हुआ। ये मार्शल दौर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। सिफारिश तो थी कोई नहीं। तो ज़ियाउल हक के मार्शल में 3 बार जेल गया हूँ। वैसे ये ज़ियाउल हक की पॉलिसियों के खिलाफ या जमात इस्लामी वाले? नहीं, बुनियादी तौर पे तो मैं उस वक्त अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था, तो हमारा आपस में मसला चलता रहता था। और लेकिन उस ज़िया मार्शल का मैं मुखालिफ था सख्त, और पीपल्स पार्टी का भी मुखालिफ था। किस मुसीबत में फंसे हुए थे। मार्शल के साथ जाना नहीं था। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है, उसके मुखालिफ थे। मुस्लिम लीग मिलती नहीं थी उसको ढूंढने से, लेकिन वो हम अपनी जगह अटल थे। जब ये शूरा बनी है, मजलिस शूरा वगैरह, तो मेरी वालदा को बहुत इन्फ्लुएंस किया गया कि आप आ जाएं। तो हमने फैसला किया कि नहीं, मार्शल लॉ के साथ नहीं जाना, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो सख्त एंटी मार्शल लॉ थे। तो हम अपने वालिद के उसके मिशन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। सो हम घर बैठे रह गए। लोग गए शूरा में, चलते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गए, हम नहीं गए। हम उस वक्त आए जब बल्दियाती इंतखाब हुआ, तो मेरी वालदा ने लड़ा, वो काउंसलर हो गई। फिर 85 में इलेक्ट हो गई अंदरून शहर से। वो भी किस्सा है, मतलब मियाँ सलाउद्दीन सली साहब रईस लाहौर थे वो मुकाबले में। अच्छा। हाँ जी। हाफिज सलमान साहब नौजवान लीडर थे, वो ऊपर MNA लड़े थे सली साहब से, मियाँ साहब से। और मियाँ साहब नीचे MPA भी लड़े थे, मेरी अम्मी भी MP लड़ी थी। तो अल्लाह मग़फ़िरत करे, गवर्नर जलानी साहब की कॉल आई और उन्होंने वालदा को कहा कि आप बेगम साहबा विड्रॉ कर जाएं, हम आपको स्पेशल इंटरेस्ट पे ले आएंगे। मैं एक कैंपेन पे निकला हुआ था। तो ये 85 है, तब तक ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स का मेरा राउंड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। लोग भी थे, सपोर्ट भी थी, लेकिन ज़ाहिर दौलत तो नहीं थी इस तरह लगाने के लिए, लेकिन पॉलिटिकल पूरा एक नेटवर्किंग थी। तो वालदा ने कहा कि ये पेशकश हुई है, तो मैंने कहा कबूल कर लें आप। अच्छा, आसान काम हो गया। मैं क्या काम आसान हो गया। मैं क्या अम्मा जी कहाँ लड़ेंगे इलेक्शन, इतना खर्चा करना पड़ेगा, पैसे हैं नहीं। तो मेरी अम्मी ने कहा कि भाई तुमसे पैसे मांगता कौन है, लोग अपने घर से रोटी खा के आते हैं, चाय नहीं पीते हमारे पास आके, और हमारे लिए नारे लगाते हैं। मैंने कहा जी मान जाएं आप। तो मेरी वालदा ने मेरी बड़ी क्लास ली। अच्छा। बहुत। और क्लास लेने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा अगर मैं बैठ गई इलेक्शन में तो लोग ये समझेंगे कि ख्वाजा रफ़ीक शहीद की फैमिली जो है ये स्टैंड नहीं लेती है, बैठ जाती है। जीती हुई MPशिप नहीं चाहिए जो स्पेशल सीट है, हारी हुई MP की सीट बेहतर है। मैं तो तुम्हारे लिए बुनियाद बना रही हूँ। ट्रेनिंग थी ना जी। तो हाँ जी, मैंने कहा जी ठीक है। लेकिन अल्लाह को कुछ और मंजूर था। तो हाफिज़ साहब का और मियाँ सलाउद्दीन साहब का जब इलेक्शन हुआ, आप सब जीत गए। तो मियाँ साहब ने, शरीफ आदमी थे, उन्होंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन से विड्रॉ किया। तो आखिरी 2 रातों में हम जीत गए। तो सारी उनकी सपोर्ट भी हमारी तरफ ऑटोमेटिकली आ गई, तो हम जीत गए। फिर वो 85 में बड़े मियाँ साहब तशरीफ़ लाए हमारे शहर वाले घर। CM का इलेक्शन था, हमने उन्हें वोट भी दिया। फिर वालदा साहबा का जो MPA का वोट, वो 85 में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। फिर बीच में कुछ लोग आ गए, वालदा ज़रा जलाली थी, बड़े मियाँ साहब तब अभी ज़रा बिल्कुल नए थे। वो फिर उनकी इक्वेशन नहीं बनी वालदा साहबा के साथ। हाँ, वो बनी ही नहीं फिर। तो अम्मी जो थी वो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ खड़ी हो जाएं, जब पहला रिबेल हुआ है। मैं वालदा मोहतरमा को कहता रह गया ये ना करें। तो वो मेरी बात सुनती बहुत थी, लेकिन हर बात नहीं मानती थी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने नहीं चलना इनके साथ। तो वो सियासी लोग हैं। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा माँ जी हमने लाहौर में रहना, आप किधर जा रही हैं? वो कहने लगी नहीं। सो हमारे चॉइस परवेज़ लाई साहब की फैमिली से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और हैं, अभी भी हैं। शुजात साहब से भी हैं, परवेज़ साहब का भी मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ। तो वालदा साहब जो थी वो फिर परवेज़ लाई साहब के साथ बागियों में शामिल हो गई। अच्छा, मैं ना हुआ। अच्छा, मैं तो MSF का सेक्रेटरी जनरल था और नवाज शरीफ साहब मेरे पंजाब के प्रेसिडेंट थे। तो तब मियाँ साहब इसको असेस नहीं कर सके। वो कुछ सोच ही नहीं सकता ना कि माँ और बेटा भी अलग हो सकते हैं। वाई साहब को इस बारीक फ़र्क का पता था। अच्छा, क्योंकि मैं तो रोज़ उनके पास होता था, वो जनरल सेक्रेटरी थे पार्टी के। तो मुझे वाई साहब ने 2-4 बार कहा प्यार से, हजरत जी वालदा नू समझाओ। मैंने कहा आप तुसी नहीं जानते। मैं क्या, मैं किस तरह समझा सकना, वो तो मुझे, मैं क्या जूता पकड़ लेती हैं हाथ में।
खैर वो वक्त गुजर गया। उस दौर में जी हर एमपीए को प्लॉट मिलते थे। लेकिन ये जो वालदा साहब उधर थी और आप हल्का फुल्का डेफिनेट आप इधर थे, तो ये फर्क नवाज शरीफ के दिल में था कि ये ख्वाजा साद रफीक आगे आ रही है बात। अच्छा, आगे अगर बात खराब कैसे हुई जी, तो वो ऐसा था कि ज़रा मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को मिला बहुत कम हुआ था, उनकी शख्सियत से भी आगाह नहीं था, सच्ची बात है। ज़ियाउल हक साहब के बारे में एक तलखी मेरे अंदर मौजूद थी। हालांकि ज़ियाउल हक साहब ने तो मेरे साथ डायरेक्टली कोई ज़्यादती नहीं की थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी मुखालफिन की जमात का बोरा उल्टा दिया था। लेकिन मैं समझता था उस वक्त भी कि भुट्टो साहब की फांसी जुडिशल मर्डर है। फिर मैं चूँकि जेलों में जाता था तो पीपीपी के कारकुनों को जुल्म सहता देखता था, तो वो जो मेरी नफ़रत थी वो ख़त्म हो गई थी। बल्कि मैं दिल में उनको एडमायर करता था कि ये लड़ते हैं मार्शल लॉ के ख़िलाफ़। उस जमात को, जिस जमात के ज़िम्मे मेरे वालिद का खून है और था, वो आज की पीपल्स पार्टी तो वो नहीं है वो, लेकिन बहरहाल पीपीपी थी। लेकिन सच बोलना चाहिए ना। तो उनके कॉमरेड्स जो थे वो लंबी लंबी सज़ाएँ काट रहे थे, मारें खा रहे थे। पीएसएफ के लड़के मेरे दोस्त थे और मैं देखता था कि किस तरह उनसे ज़्यादती होती है। तो एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे मेरी उनके लिए फिर नफ़रत की बजाय हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। सच्ची बात यही है। तो खैर वो वालदा साहबा मैं सुना रहा था, तो वो वालदा साहबा का और बड़े मियाँ साहब का फिर 86 में इख्तिलाफ़ हो गया जब परवेज़ इलाही साहब ने बगावत की जी। उसके नतीजे में फिर मुझे जेल जाना पड़ गया। हालांकि मैं वालदा साहबा की बगावत की हालांकि मैं उनको रोकता है गया था, लेकिन वो फिर एक ऐसा वाक़या हो गया बीच में जिसकी अब तफसील में जानना मुनासिब नहीं है, बहुत कम लोगों को याद होगा। वो इतनी बदमज़गी हो गई कि उसके बाद फिर मुझे जेल ही जाना था। वाई साहब से भी ताल्लुक़ वक्ती तौर पे ख़राब हुआ, मियाँ साहब से तो हो ही गया था ख़राब। तो मैं फिर कोई 7.5-8 माह जेल में रहा। अच्छा जी। सलमान साहब जो थे वो भाग गए, वो आज़ाद कश्मीर में सरदार क़यूम साहब के पास जाके उन्होंने पनाह ले ली। अच्छा, वो ये आपके साथ सियासत में साथ साथ सलमान भाई भाई मेरे साथ ही रहा सारी, वो मेरी वजह से ख़राब हुआ है। वो शरीफ आदमी है, सिर्फ मेरी वजह से ख़राब हुआ है। वो फिर को वाक़यात ऐसे हो गए थे कि हाँ, फिर हुआ ये कि परवेज़ साहब जो थे उनको शुजात साहब ने कहा और ज़ियाउल हक साहब ने जब कहा तो वो सारे वापस आ गए, तो वालदा ना वापस आई। अच्छा। अब लड़ाई तो चौधरी साहबान की थी, वो हमारे ज़िम्मे पड़ गई। उसमें आप लोग एक अलग ही पार्टी बन गए। और ना हमारे वसाइल थे, ना हम लड़ सकते थे, लेकिन एक लड़ने वाले लोग तो थे ना डे वन से जी। वो फिर फासला बहुत हुआ। तो मैं फिर 86 में जेल गया तो 87 में बाहर आया। मगर वो जेल जो थी वो मेरे लिए बड़ी बेहतर साबित हुई। मैंने जेल में बैठ के एनालिसिस किया कि मैं किस चीज़ में कमज़ोर हूँ और मुझे अपनी कमज़ोरी दूर करनी कैसे चाहिए। चूँकि आप जेल जब जाते हैं तो आप उसको नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी उसको यूज़ कर सकते हैं। पॉजिटिव ये है कि आप सोल सर्चिंग करते हैं ना। तो गुजरांवाला में परवेज़ इलाही साहब और नसरुल्लाह दरीशक साहब और अम्मी और सारे वो जो रिबेलियंस को मुझे मिलने आते थे वहाँ पे, कैंप जेल भी मिलने आए, बड़ी मेहरबानी है उनकी। बहरहाल 86 गुजरा, 87 गुजर गया, 87 में बाहर आ गया तो सरदार अब्दुल क़यूम खान साहब ने हमारी सुलह करवा दी। अच्छा, मियाँ साहब के साथ? हाँ जी। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास में गया, मुझे अतीक साहब लेके गए। मैं जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी तो मैं जेल से आया था एक दिन पहले। तो मुझे सरदार क़यूम साहब ने कहा कि बच्चू कहते थे, बच्चू तुमने कल जाना है मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलने। मैंने कहा मैंने कोई नहीं जाना, मैं तो जेल काट के आया हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं तुमने जाना है। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। तो मैंने सोचा कि मैं वालदा साहबा का नाम लेता हूँ कि वो नहीं जाने दे रही, नहीं कि उनसे पूछता हूँ। अच्छा। अम्मी ने कहाँ जाने देना है। सो मैंने सरदार साहब को कहा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे कि मुझे वालदा से इजाज़त लेनी है। उन्होंने कहा हाँ ले लो। मैं घर आया, मैंने कहा जी वो मुजाहिद अव्वल ये कह रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा पीपल्स पार्टी में पॉलिटिक्स नहीं करनी, मियाँ साहब से हमारा कौन सा झगड़ा है, ठीक है मेरी उनसे नहीं बनी। तो वो फेज़ गुजर गया है। जिनकी लड़ाई थी वो सुलह कर गए हुए हैं, तो तुमने किस बात पे लड़ना है। तो मुझे बात समझ आ गई। खैर हम अगले दिन चले गए, बड़े मियाँ साहब से मुलाकात हुई। पहले तो ज़रा ज़्यादा खुशगवार मुलाकात नहीं थी, लेकिन उसका एंड बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा। फिर ये हुआ कि ये 87 है जी।
फिर 2.5-3 साल बस ऐसे ही गुजर गए। जी ज़ाहिर है जब आपसे किसी का इख्तलाफ हुआ, फासला हो जाता है। जी। तो हम मुस्लिम लीग में ही थे, आप इसी पार्टी में थे, लेकिन बैक बेंचर थे। तो मुझे मालूम था कि ये बैक बेंचर मैंने ज़्यादा अरसा रहना नहीं है, मैं आराम से बैठा रहा पीछे। फिर शहबाज साहब बने मुस्लिम लीग लाहौर के सदर। तो मैं उस एक सिटी मुस्लिम लीग, एक जोनल मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी था। शहबाज साहब ने कोशिश की कि मैं इलेक्शन हार जाऊं। इतनी मोहब्बत? आज नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन मैं जीत गया। अच्छा। शहबाज साहब बड़े हैरान हुए कि मेरी कोशिश के बावजूद ये कैसे जीत गया। एक किरदार है हाजी मकसूद भट्ट साहब, अल्लाह मग़फ़िरत करे, वो इसमें मरकजी किरदार थे। बाद में हमारा उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा। तो वो बार ऐसा हुआ कि 90 में फिर शहबाज साहब ने नेशनल असम्बली के लिए एक हल्का तलाश कर रहे थे, क्योंकि बड़े मियाँ साहब का तो ग्वालमंडी वाला हल्का था। पहले ये मेरे वालिद साहब का हल्का होता था सारा, यही वाला हल्का 1 था या 6 था 70 के इलेक्शन में, नंबर मैं भूल गया हूँ। जहाँ से मियाँ साहब इलेक्शन लड़ते? जी जी, यहाँ से मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ते रहे हैं 2 बार नेशनल असम्बली का। वो फिर शहबाज साहब ने मुझे फ़ोन किया कि मैंने घर आना है। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने अम्मी को कहा, अच्छा शहबाज साहब से अम्मी की बनती थी। अच्छा। शहबाज साहब माशाल्लाह इस मामले में ज़्यादा स्मार्ट है। तो शहबाज साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, वो तो मियाँ साहब का हल्का है। और बदर साहब वहाँ पे मुकाबला था। बदर साहब सियासी जिन थे, बहुत बड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम, वो बड़ा नाम थे और बड़े कमाल के इंसान थे। साहब के बेटे, बेनज़ीर के भाई। हाँ। तो खैर शहबाज साहब को हमने कहा जी हम आपका साथ देंगे। अब चूंकि हम मतबूब थे पार्टी में, तो उनको शायद यकीन इब्तदा में तो नहीं होगा, पता नहीं साथ देंगे क्या हमें, लेकिन हमने कमिट किया। बस 90 से फिर वो सफ़र शुरू हो गया साथ। तो फिर दिन रात हमने काम किया। तो वो 90 से फिर जो वो दूरियां थी ख़त्म हो गई? दूरी तो फिर ऐसे ख़त्म हुई कि जैसे 100 यार्ड लगी ना जी, फिर 100 माइल पर आवर की स्पीड से चले। तो शहबाज साहब से तो दोस्ती हो गई जी, और बहुत ज़्यादा हो गई ना, मोहब्बत हो गई। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं बल्दियाती इलेक्शन भी एक हारा था। अच्छा जी। उसमें भी मेरी क़यादत का, नॉट मियाँ साहब बड़े का, लेकिन नीचे हिस्सा था जी। लेकिन तो अब शहबाज साहब चाहते थे कि मुझे काउंसलर बनाएं। अच्छा। तो मुझे उन्होंने बुलाया, कहते हैं कि मैं तुम्हें टिकट देना चाहता हूँ फ़लाँ जगह से, तुमने इलेक्शन लड़ना है। मैं कहा नहीं सर मैंने नहीं लड़ना। कहते क्यों? मैंने कहा वो मेरे उस्ताद हैं जिनके मुकाबले में आप कह रहे हैं, उन्हें नहीं पता था। तो कहने लगे तो मुस्लिम लीग ही नहीं है। मैं कहा नहीं जी, जिससे मैंने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है उसके सामने नहीं मैंने लड़ना इलेक्शन। तो कहाँ से लड़ना है? मैंने कहा जहाँ से हारा था वहाँ से लड़ना है। अच्छा। कहने लगे वो सिटिंग मेंबर हैं। तो मैंने कहा उनको टिकट दे दें, मुझे छोड़ दें। कहने लगे तुम्हें तो नहीं छोड़ना। मैं कहा फिर एक को रखें। उन्होंने मुझे रख लिया। अच्छा। शहबाज साहब ने। तो वो फिर हमारा सफ़र इकट्ठे शुरू हो गया। 93 में मुझे शहबाज साहब ने बुला के कहा कि तुम्हें मैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा आप ताड़े को नहीं इलेक्शन लड़ाया जाना है, वादा ना करो। अच्छा। वो कहते नहीं मैं जो वादा किया पूरा करांगा। मैं कहा ठीक है। अभी मैं बड़े मियाँ साहब के करीब नहीं था। अच्छा जी। ये शहबाज साहब के साथ सफ़र चल रहा था। तो बड़े मियाँ साहब ने कहीं जावेद हाशमी साहब से वादा कर लिया हुआ था, वो इलेक्शन लूज कर गए थे। अच्छा। कि मैं आपको बाई इलेक्शन लड़ाऊंगा। ठीक है। अब वो जब दोनों भाई बैठे तो शहबाज साहब ने कहा कि सर वो साथ को लड़ाना है। उन्होंने कहा आपने कैसे वादा कर लिया? उन्होंने कहा सर वो मेरा हल्का है। उन्होंने कहा आपका कौन सा हल्का है? हल्के तो सारे मेरे हैं। नवाज शरीफ के। वो जनाब अपना शहबाज साहब परेशान हो गया। उन्होंने कहा मियाँ साहब मैंने वादा किया हुआ साथ से। उन्होंने कहा नहीं भी मैंने वादा किया हुआ है जावेद हाशमी। हाँ जी। मुझे पता लग गया। मैं मरूम मजीद निज़ामी के पास चला गया बड़े मियाँ साहब की शिकायत लेके। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैं कहा जी तो टिकट ही नहीं देंगे। निज़ामी साहब बड़े नाराज़ हुए। उनको अब्बू की वजह से बड़ा ख्याल करते थे। और एक हसन पीरज़ादा साहब होते थे, बड़े मियाँ साहब से उनकी बड़ी मोहब्बत थी। दरवेश थे, नेक इंसान। और बड़े मियाँ साहब उनकी किसी बात को ना नहीं करते थे। उनके जाने से भी मियाँ साहब को बड़ा नुकसान हुआ, खला पैदा हुआ। आपा कुलसूम उनसे बड़ी इज्जत करती थी। शहबाज साहब बड़ा प्यार करते थे। पूरी शरीफ फैमिली का प्यार था। उस वक्त बच्चे भी छोटे थे। पीरज़ादा साहब से मेरा बड़ा प्यार था। उधर से पीरज़ादा साहब ने झगड़ा डाल दिया कि साथ को क्यों आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। उधर से मजीद निज़ामी साहब ने कहा कि ये तो बड़ी ज़्यादती है। खैर वो अपना ये हुआ कि बड़े मियाँ साहब चूँकि निज़ामी साहब का बहुत एहतराम फरमाते थे, तो बड़े मियाँ साहब और शहबाज साहब गए। तो बड़े मियाँ साहब ने कहा मैंने जावेद हाशमी से वादा किया हुआ है,
तो फिर मैं ड्रॉप हो गया। जावेद हाशमी साहब को टिकट मिल गया। मुझे PMLN ने 7 बार रिफ्यूज़ किया टिकट, 7 टाइम। 7 टाइम आपको टिकट देने से रिफ्यूज़ किया MP तो ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि उन लोगों को मैसेज दे रहा हूँ जो समझते हैं कि टिकट नहीं मिलता तो आपने रिबेल करना है। मैंने संदेला साहब रिबेल नहीं किया। मियाँ साहिबान ने जिसको टिकट दिया मैंने कंधों पे बिठा के उसका इलेक्शन लड़ा है। दामे दरमे सुखने, जगह ऐसी नहीं बनती। तो हाशमी साहब आ गए। हाशमी साहब का हमारे ख़ानदान से बड़ा ताल्लुक़ था। मेरे वालिद साहब की बड़ी वो अकीदत करते थे। हमने हाशमी साहब का इलेक्शन ऐसे लड़ा जैसे अपना लड़ते हैं। तो उससे मियाँ साहब बड़े बहुत खुश हुए कि यार ये इसने बड़ा अच्छा काम किया है। 94 आ गया इस तरह गुजरता। मुझे एक दिन शहबाज साहब ने बुलाया, कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ कुछ महीने के लिए मुल्क छोड़ के। मैंने कहा अच्छा। अब ये वो बड़ी सीक्रेट बात थी जो मुझे कह रहे थे, किसी को पता ही नहीं था। तो कहने मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। मैंने कहा जी क्या करना है मुझे? कहते हैं कुछ नहीं करना, बस मियाँ नवाज शरीफ के साथ खड़े रहना। मैं कहा जी खड़े कितने रहना, उन्होंने तो मुलाकात ही नहीं की पसंद ही नहीं करते। कहते हैं तुम्हारी गलतफहमी है। अच्छा मैंने कहा ठीक है, गलतफहमी हो सकती है। फिर शहबाज साहब मुझे लेके गए बड़े मियाँ साहब के पास एक दिन। वो भी ऐसा हुआ कि बड़े मियाँ साहब से ना कश्मीर हाउस में बैठा हुआ था, तो वहाँ मियाँ साहब तशरीफ़ ले आए सैफुर रहमान साहब के साथ। सरदार कयूम साहब को मिलने आए थे। वो मेरा तो वो घर था, तो इत्तफाकन मैं बैठा हुआ था और घर पे कोई नहीं था। अब मियाँ साहब मेरे लीडर थे लेकिन दिल हमारे नहीं जुड़े हुए थे। तो पता लगा मियाँ साहब आए हैं, मैं बाहर गया, जल्दी जल्दी उनको अंदर लाया, चाय पूछी। नॉर्मली मियाँ साहब को चाय इतने नॉट फॉन्ड ऑफ टी, लेकिन उस दिन ना मियाँ साहब कुछ मिजाज पे बोझ था, उनके साथ कुछ धोखा हुआ था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। तो मियाँ साहब बैठ गए, सैफ साहब बैठ गए, तो कोई भी नहीं था। तो बातें शुरू हो गई, चाय पी मियाँ साहब ने। मेरी अम्मी भी थी लेकिन वो थी रेस्ट हाउस में, वो नहीं आई वहाँ पे। तो मैंने मियाँ साहब को कहा कि सर आप की बड़ी मकबूलियत है, आप सिर्फ अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज कर लें और अगर आपकी मकबूलियत इकट्ठी कर ली गई तो यही लाइन ऑफ डिफेंस है। पौना आध घंटा बैठे तो मुझे उठने से पहले फरमाया मियाँ साहब ने कि तुसी काम करोगे। मैंने दिल में सोचा है वही कह रहे हैं, ये तो मुझे पसंद ही नहीं करते। मैं तो यही समझ रहा था। मैं क्या जी मैं आप मुझे कहेंगे तो मैं क्यों नहीं करूँगा, मैं आपकी जमात का कारकुन हूँ। फिर तुसी परसों इतने बजे आ जाना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मियाँ साहब तशरीफ़ ले गए। मैं अम्मी के पास चला गया। मैंने वाला को कहा वो बड़े मियाँ साहब तशरीफ़ लाए थे, ये कह रहे थे। तो मैंने कहा आगे, मैंने कहा उन्हें कहाँ याद रहना है। उन्होंने कहा ईजी ना लेना, अगर नवाज शरीफ ने कहा है, अगर मियाँ नवाज शरीफ ने कहा ना तो ही मीन बिजनेस। मैंने कहा अच्छा जी। मैं लाहौर गया तो शहबाज साहब का फ़ोन, उन दिनों मेरी ज़रा शहबाज साहब से कुट्टी हुई थी। अच्छा। कई बार कुट्टी हुई है ना, तो महीनों से बात नहीं हुई थी। तो शहबाज साहब ने कहा कि वो ताड़ी मुलाकात हुई है बड़े मियाँ साहब ने। मैं क्या हाँ जी। फिर की प्रोग्राम है? मैं क्या जी मैं नहीं आना है। उन्होंने कहा इस तरह की अड़ी मेरे साथ कर लिया करो, उनके साथ नहीं करनी। मैंने कहा क्या मतलब है? कहते हैं वो बहुत सीरियस हैं, तुमने वहाँ जाना है। मैंने कहा जी ठीक है। खैर मैं चला गया, शहबाज साहब भी आ गए। जब शहबाज साहब ने बात करना शुरू की तो मुझे अंदाज़ा हुआ शहबाज साहब तो बहुत मेहरबान है मेरे ऊपर। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे हक में बात की बड़े मियाँ साहब के सामने। तो वो 4 घंटे उस दिन बैठे, पार्टी के ऊपर बात की। अगले दिन फिर बड़े मियाँ साहब ने बुला लिया। वो दिन गया और आज का दिन आ गया, पता ही नहीं लगा। कोई आप समझें कि 6 और 30 साल इसी में गुजर गए हैं, तो हम उनके गिर्द घूम रहे हैं। वो काम कहते हैं हम करते हैं, तजावीज़ भी बना के देते हैं। उसमें फिर कई अप्स एंड डाउन्स आए हैं, उसमें मुश्किल मरहले भी आए हैं। लेकिन वो फिर जो नवाज शरीफ साहब को जान लेता है, उनके साथ जुड़ जाता है, वो फिर हिल नहीं सकता ना, आपको पता है। वो तो एक ऐसा जमजमा है मोहब्बत का नवाज शरीफ कि वो फिर जकड़ लेते हैं इंसान को। उनकी मोहब्बत ही इतनी है। और शाइस्तगी, मैंने इतना शाइस्ता इंसान नहीं देखा, बहुत शाइस्ता इंसान है। शहबाज साहब भी शाइस्तगी में कम नहीं है। पहले ज़रा सख्त होते थे, खुरदरे थोड़े से, अब तो कई साल से बहुत सॉफ्ट हो गए हुए हैं। तो वो फिर एक रिश्ता ऐसा बन गया है संदेला साहब के
उसको मैं अल्फाज में बयान ही नहीं कर सकता। तो दूसरी बात उनकी ये है, इन दोनों भाइयों की, कि ये बड़े हौसले से हमारी सख्त तरीन बातें भी सुनते हैं। किसने सुननी है हमारी बातें, और क्यों सुने, लेकिन ये सुनते हैं। फैसला ज़ाहिर है तो लीडर खुद करता है, और गौर से सुनते हैं और हमें बर्दाश्त करते हैं, हमारी गलतियों से भी दरगुजर करते हैं। तो इसलिए अगर कभी वो कमी बेशी कर दें तो फिर हमें भी दरगुजर करना चाहिए ना। ये तो टू वे ट्रैफिक है। तो ये एक फिर रिलेशन इस तरह हमारा मियाँ साहब से बन गया। उसमें फिर कई तहरीकें चली हैं, कई मसले आए हैं, जेलें भी आई हैं, फिज़िकल टॉर्चर भी आए हैं, ये उंगली भी कटी है इसी रास्ते में। लेकिन ये रिग्रेट कभी नहीं रहा, क्योंकि हम तो एक मकसद के लिए घर से निकले थे। वो मकसद इक़्तिदार नहीं था। कम से कम जनरल मुशर्रफ के साथ जब लड़ाई हो रही थी मार्शल लॉ से, तो कोई रिग्रेट नहीं था। मुशर्रफ दौर का कोई वाक़या ज़ाहिर है आपने मुकाबला किया, लेकिन एक मैं चीज़ कोट कर दूं, अगर मुझे पता है टाइम हो रहा है, क्योंकि हमने इसको टू भी कंटिन्यू करना, लेकिन जब को अगला मेरा टूर होगा मुझे पता है। एक कभी क्लिप हमने शेयर भी किया, देखा भी कि मियाँ साहब आपसे जितना प्यार करते हैं, शायद अलहमरा था, वहाँ पर उन्होंने मियाँ साहब ने कहा कि ये साद है, ये मुझे बड़ा प्यारा भी है, लेकिन मुझसे खफा भी रहता है, कभी कभी नाराज़ भी हो जाता है। तो मियाँ साहब के साथ भी कभी मतलब हो जाता था कोई ऐसी कोई बात, नाराज़गी, या कि मियाँ साहब के अल्फाज थे, मैंने इसलिए कोट किए? सर, बड़े मियाँ साहब के साथ जो है ना, आप अपनी राय दे सकते हैं जी, वो राय सुनते हैं, उनसे झगड़ा नहीं किया जा सकता, खामोश हुआ जा सकता है। और अगर कोई नाराज़गी हो तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि खामोशी से घर चले जाएं। शहबाज साहब से झगड़ा किया जा सकता है, शहबाज साहब से बहस करें तो वो आर्गूमेंट करते हैं। तो शहबाज साहब से जो रिलेशनशिप है वो उसकी टर्म्स डिफरेंट है, बड़े मियाँ साहब से रिलेशनशिप की टर्म्स डिफरेंट है। तो इश्यूज़ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता रहा है। तो लेकिन इसका ये मतलब थोड़े है कि कोई मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ मिसबिहेव करेगा तो हम टॉलरेट नहीं कर सकते उसको। सच्ची बात है। ये आपने कल एक ट्वीट भी की थी काफ़ी सख्त किस्म, जो आपके मजाज के खिलाफ है, आप ऐसे करते नहीं। मैं नहीं करता, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज शरीफ को आप अब्यूज़ करें और हम उसको आगे से रिस्पॉन्ड ना करें, तो हम उसको जवाब ज़रूर देंगे। इस पर भी बात होनी चाहिए कि नवाज शरीफ साहब के साथ कहाँ किस ने मिसबिहेव किया है, कहाँ नवाज शरीफ ने कौमी सियासत को ठीक ट्रैक पर डालने की कोशिश की है, उसकी कौन सी कीमत उन्होंने अदा की है। और आज अगर वो खामोश हैं तो उस खामोशी के पीछे क्या है। और नवाज शरीफ के देनदार एक दो लोग नहीं हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के रिफॉर्म्स के, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के प्रोग्राम को अपने ज़ाती या गुरोही मुफादात के लिए या अदारा जाती मुफादात के लिए सबोटाज किया है। बहुत मिसबिहेव किया गया मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ, बड़ी ज़्यादती की गई है। जो उन्होंने इस कौम को दिया है उनको उस तरह बिल्कुल नहीं लुटाया गया, बल्कि मोहसन कुशी की गई है उनके साथ। उसके वो बहुत हसास आदमी हैं, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं करते, अपने अंदर चीज़ रखते हैं, उससे उनके इजहार है, उनकी सेहत पे भी असरात पड़ते हैं डेफिनेटली। तो जहाँ तक मेरा उनका ताल्लुक़ है, एक वक्त आया था जब नवाज शरीफ साहब 2005 में शायद, उस वक्त उनको सब ने मेरे बारे में घेर लिया था। शहबाज साहब भी मेरी मदद नहीं कर रहे थे, उन्हें भी गलतफहमी हो चुकी थी। अच्छा। हाँ, सारे, अब मैं किस का नाम लूँ, सबसे मेरी दोस्ती है, किसी से लड़ाई नहीं है। जो जमात में नहीं है वो भी शामिल थे, उनसे भी मेरी दोस्ती है आज भी। तो कुलसूम नवाज शरीफ साहबा लोहे की लठ बन के मेरे साथ खड़ी हुई। आमीन। उन्होंने मियाँ साहब को कहा कि ये आपको कह रहे हैं कि साद को निकाल दें, वो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ लड़ रहा है, ये आपको मिसगाइड करते हैं और डिसइंफॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा आदमी जो खड़ा था पूरी तरह, वो परवेज़ रशीद, खुद जला वतन थे। वो लंदन से फ़ोन किया उन्होंने जद्दा मियाँ साहब को कि आपको मशवरा दिया जा रहा है उसको निकालने का, तो आप निकाल दें, आप निकाल दें। उसने निकलना नहीं है। अच्छा, आप निकालेंगे भी तो नहीं निकलना। हालांकि मेरा परवेज़ भाई से कोई राब्ता नहीं था, बाकी सब मेरे खून के दरपे थे, जितने ओल्ड गार्ड से नाम ही ना लें बस, को पर जलते हैं। तो वो मुझे तकरीबन निकाल ही दिया गया, सस्पेंड हो गया, सारा सिलसिला हो गया। जब मियाँ साहब ने मुझे निकाला,
मैं जनरल सेक्रेटरी था पंजाब का और MNA भी था और फ्रंट लाइन वॉरियर था जनरल मुशर्रफ के खिलाफ। तो मुझे परवेज़ इलाही साहब का फ़ोन आया। जब से वो CM बने थे उनका कभी फ़ोन नहीं आया था। इत्तफाकन 7-8 MPA मेरे पास बैठे हुए थे जो मेरी टीम के थे। हम खाना खा रहे थे मेरे घर पे, तो परवेज़ साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि जनाब की तबीयत साफ़ हुई है कि नहीं हुई। अच्छा जी क्योंकि दोस्ती तो थी ना उनके साथ। हाँ, उन्होंने कहा ये ताड़ी वालदा साड़ी गल समझदे सन, तुसी साड़ी गल नहीं समझे। तो मैंने चौधरी परवेज़ साहब ने कहा कि हुण आ जाओ। तो मुझे समझ तो आ गई, उनका राइट था पॉलिटिकल, वो ज़ाहिर है। तो मैंने कहा कित्थे आ जा? मैं कहा अपनी पार्टी च आ जाओ। तो मैंने परवेज़ साहब को कहा कि चौधरी साहब आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मेरी जगह तो मेरी पार्टी जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ कम हो गई है। तो मैंने कहा जिस पार्टी में आप बुला रहे हैं वहाँ तो पूछ के सियासत करनी पड़ती है, वो मैंने करनी नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये आपकी दावत का शुक्रिया लेकिन मैं ये कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि अगले दिन मैंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी। अब मामला ये हुआ कि कुछ अरसे के लिए जमात के लोगों ने जो है वो मुझ पर पाबंदी लगा दी कि मैं मुस्लिम लीग नून का नाम भी साथ यूज़ नहीं कर सकता। अंदाज़ा लगाएं आप। ये भी पाबंदी लगी कि मुस्लिम लीग नून का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ लोगों ने सरदार जुल्फ़िकार खोसा साहब से भी लड़वा दिया। वो लोग भी अब हमारे साथ ही हैं, कुछ कैबिनेट में भी हैं, पर सारे मेरे दोस्त हैं, हम एक दूसरे को माफ़ कर चुके हैं, इसलिए कोई किसी के साथ कोई गरज नहीं। मेरा खोसा साहब से भी बड़ा ताल्लुक है अभी भी मैं सलाम करना चाहता हूँ उनको। चौधरी निसार साहब से मेरा ताल्लुक है और रहेगा। जावेद हाशमी साहब से भी है। अब ये मुस्लिम लीग में तो नहीं है लोग, लेकिन ताल्लुक नहीं ख़त्म करना चाहिए अपना। तो खैर वो जब पार्टी से निकाल दिया गया तो यहाँ लाहौर में एक जुलूस निकला, नबी पाक सरकार के तौहीन आमेज़ खाके बने थे उसके एहतजाज पे। तो ज़ईम कादरी और मैं हम इकट्ठे होते थे, तो मैंने कहा ज़ईम चलते हैं यार। उन्होंने कहा चलें। पार्टी कॉल तो थी नहीं लेकिन हमारा ईमान की बात थी, वो हम चले गए। उस जुलूस में जो शुरका थे उन्होंने, मुशर्रफ साहब का दौर था, आग लगानी शुरू कर दी। अब हमारे पास वर्कर्स नहीं थे, हम तो 2 आदमी गए थे, 15-20 वर्कर हमें देख के आ गए थे। वो हमने 10-5 जगह पे कोशिश की, कहीं पुलिस को बचाया, कहीं आग बुझवाने की कोशिश की, लेकिन वो तो हज़ारों लोग थे। वो सारा मलबा हम पे डाल दिया गया। आप और ज़ईम कादरी? हाँ जी, हम दोनों अरेस्ट हो गए। अब पार्टी ने मुझे निकाला हुआ है और मैं जेल में हूँ और जिन्होंने निकाला हुआ वो बाहर हैं सारे। और वो कह रहे हैं कि सही की तासी। खुदा का निज़ाम है, हर चीज़ में हिकमत है। राइट। तो उस पर मेरे जो साथी थे या जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने बड़े मियाँ साहब को कहा कि वो तो जेल काट रहा है, जो मिला हुआ वो जेल काट रहा है और जो नहीं मिले वो सारे बाहर हैं। अच्छा, जेल भी तो आगे चली गई। हाँ। और जब मियाँ साहब ने मुझे वो सस्पेंड किया तो मैंने अगले दिन स्टेटमेंट दी कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो कायद है, अगर उनके अच्छे फैसले कबूल हैं तो कड़वा फैसला भी कबूल है। वो टिकर चले ना तो बड़े मियाँ साहब को दिखाए गए टिकर, बड़े खुश हुए मियाँ साहब। उन्होंने कहा मुझे पता था यही कहेगा, मुझे इस पर यकीन था, ये डिच नहीं कर सकता। और इसने उन सारे लोगों को बातिल साबित कर दिया जो कहते थे कि मियाँ साहब ये ताड़े नाल ही नहीं है। तो था ही कुछ नहीं, लड़ाई थी सारी, यहाँ पे सारा वक्त की लड़ाई थी ना जी। तो बहरहाल वो सारे फिर वक्त गुजर गए और हम जेल से फिर बाहर आए। फिर कोई 4.5-5 महीने की जेल थी वो भी। परवेज़ इलाही साहब नाराज़ थे मुझसे, उन्हें गुस्सा बहुत था ना कि ये बात ही नहीं सुनता। तो वो फिर उन्होंने मुझ पे एक मोटरसाइकिल जलाने का केस डलवा दिया। तो चौधरी साहब चले गए उम्रे पे। अच्छा जी। पिछो सलमान ने बंदा काबू कर लेता जड़ा मुदई सी। अच्छा जी। उन्होंने किसी गल का पता ही नहीं सी, उन्हें 164 का बयान दे दिता। अच्छा जी। जो तो चौधरी साहब उम्रे तो वापस आए तो मेरी बेल हो गई सी। चौधरी साहब बड़े नाराज हुए कि बेल की भी हो गई है, लेकिन मैं बेल आउट हो गया था। उसमें शुजात साहब जो थे वो पॉजिटिव थे उस वक्त भी पॉजिटिव, और सैयद मुशाहिद हुसैन भी पॉजिटिव थे। ये गवर्नमेंट के अंदर कह रहे थे कि आपने गलत बंद किया हुआ है। देखिए, जिसने किसी ने बात की हो उसका जरूर जिक्र करना चाहिए। मुशर्रफ दौर में हमें बहुत सख्ती काटी है, हमें फिजिकल टॉर्चर किया गया मॉडल टाउन थाने में, बहुत मारा जी। एक साहब होते थे, मैं उनका नाम ज़रूर लेना चाहता हूँ ताकि उनकी फैमिली को पता हो कि वो कितने घटिया आदमी थे। उनका नाम था मेजर जनरल नदीम एजाज। ये वही साहब हैं जिन्होंने अकबर बुगटी को कत्ल कराने में और मुशर्रफ से लड़ाने में अपना रोल प्ले किया।
लाल मस्जिद के जो घिनौना काम हुआ उसका भी ये शख्स जिम्मेदार है। मुझे नहीं पता दुनिया में अब है हयात है या नहीं है, ये सैडिस्ट है, था या है मुझे नहीं पता। और ये ऐसे अफसरान कलंक का टीका होते हैं और उनको ये सवाब मुसलसल जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को फिजिकल टॉर्चर करवाया। मैं अकेला नहीं हूँ, बिलाल यासिन, हाजी इमदाद, मलिक रियाज हमारे जो MNA हैं, अब MP हैं इस वक्त, जावेद हाशमी साहब, ख्वाजा अहमद हसान, आफ्ताब असगर डार, अबैदुल्ला शेख हमारे MP होते थे, मनान शेख साहब के भाई, हम अबैदुल्ला शेख साहब के भाई मनान साहब, थोरो जेंटलमैन। मैं ये फिजिकल टॉर्चर करवाते थे। हमें मॉडल टाउन थाने में इन्होंने हाथ पांव बांध के मरवाया था। परवेज रशीद साहब के साथ भी तो शायद परवेज रशीद साहब को भी इसी ने टॉर्चर करवाया था। ये जनरल मुशर्रफ का रिश्तेदार था। परवेज भाई को 2 बार टॉर्चर किया गया है, ट्वाइस। तो मैं कोई नाम भूल ना जाऊं, यानी ये आदमी था कल्प्रिट ना, खराब करने वाला। तो वो फिर इन्होंने हमें टॉर्चर किया बड़ा, पहले तो तोड़ने की कोशिश की बहुत, फिर इन्होंने टॉर्चर किया। राना सनाउल्लाह साहब के साथ भी, राना सनाउल्लाह खान साहब के साथ भी इसी ने करवाया था, इसी ने करवाया था। ये बड़ा गलीज आदमी था या है मुझे नहीं पता, लेकिन सवाब उसको बराबर जाना चाहिए जो उसने किया है। जी उस वक्त जनरल खालिद मकबूल जो थे वो कोर कमांडर थे। खालिद मकबूल साहब एक शरीफ आदमी है। उन्होंने बतौर कोर कमांडर और शायद गवर्नर भी थे वो थे, उन्होंने अपोज किया, लेकिन उन्हें पता बाद में लगा। लाहौर पुलिस ने बहुत अपोज किया, लेकिन ये शख्स अपना काम कर गया था। तो बड़ा मारा जी उन्होंने, मार मार के सारा जिस्म काला कर दिया। ये बकायदा तौर पे फिजिकली आप मार की बात कर रहे हैं, जिसे मतलब कि बकायदा मार कहा जाता है। हाँ जी, हमें पता था मैं मारेंगे, मुझे नहीं पता था, हाशमी साहब को पता था। अच्छा, हाशमी साहब को पता था। वो बताते थे कि मैं जब कहते थे मेरी वालदा डेथ बेड पे थी। अच्छा। तो वो मेरा इंतज़ार कर रही थी, जेल लंबी थी उनका, वो हमने किडनी ट्रांसप्लांट कराया हुआ था, वो मेरा इंतज़ार करती रह गई। तो मैं जेल में ही था। वो एक ज़मानत ख़त्म होती थी, एक ज़मानत होती थी, दूसरा केस, दूसरा होता था, तीसरा 10-12 बार हो गया था। 10-12 बार ज़मानत हुई और दोबारा फिर केस। तो वालदा मेरी ब्रेक हो रही थी, बेटे का इंतज़ार करते 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 करते। मुझे रात को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल में आए, ये बताना ज़रूरी है इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने फैसला किया कि आप पैरोल पे चले जाएं रात के 10:30 बजे। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा आपकी वालदा जो है वो बीमार है। तो मैं जब वालदा के बारे में सलमान से चेक कराता था बाहर से, तो कहता था ठीक है, वो गलत नहीं था। तमीना आपा कहती थी, तमीना दौलताना साहब, वो भी जद्दोजहद का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है उस दौर में। वो कहती थी कि शी इज़ ऑन डेथ बेड। सलमान के नहीं, तमीना आपा को नहीं पता, मैं सारा वक्त पास होता हूँ। तमीना आपा ठीक कह रही थी, सलमान गलत कह रहा था। खैर उसने मुझे कहा, तो मैंने उसे कहा कि, उसने कहा आप अभी जा सकते हैं। मैंने कहा मैं नहीं जा सकता। इसका तरीका क्या पैरोल का? उसने कहा वो लिख के एप्लीकेशन देनी पड़ती है। तो मैंने कहा मैंने तो नहीं रिक्वेस्ट करनी। वो चला गया। वो मेरी ज़िंदगी की जेलों में सबसे सख्त रात थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इतना काम सीरियस है कि गवर्नमेंट मुझे छोड़ने पे आ गई है, मुझे लिख के नहीं देना मैंने। तो नमाज़ फजर के बाद वो दरवाज़ा खुलता था थोड़ी देर के लिए, तो वो खुला, तो वो हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे, तो वो मैंने पुश किया दरवाजे को, खोला उसको ज़बरदस्ती, यानी वो उन्होंने खोला था थोड़ी देर के लिए सफाई के लिए। मैं निकल गया बाहर, तो मैं हाशमी साहब दूसरे एंड पे थे कोट लखपत जेल के, तो मैं उनके पास गया, क्योंकि सीनियर मोस्ट वही थे। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा बिल्कुल फ़ौरन जाओ पैरोल पे, माँ तो वापस नहीं आएगी। तो मैंने कहा हाशमी साहब मैंने डायरेक्शन लेनी थी, मैं तो खुद फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने कहा नहीं तुम्हें इजाज़त है, जाओ तुम। मैं फिर आ गया सेल में। अब मैं शर्म का मारा किसी को कहूँ ना कि मैं जाना चाहता हूँ। माँ भी मुझे, माँ की कशिश, यार ये ना हो मैं मिल ना सकूँ। अगली रात वो फिर कोई 11 बजे के करीब आ गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल। उसने कहा जी आपने क्या सोचा है? मैंने कहा मैं चला जाऊँगा लेकिन लिख के नहीं दूँगा, मेरे वकील के पास आप उससे रब्ता करें। मुझे ब्रिगेडियर जाज शाह साहब होम सेक्रेटरी थे, वो बताते हैं कि वो हमें पता लग गया था कि आपकी वालदा अब सफ़र आखिरत पर हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने काफ़ी एफर्ट की
कि आपको छोड़ दिया जाए, एक बड़ा अरसा हो चुका था, टॉर्चर भी हो चुका था, उन्हें पता था सारा, ठीक कहते होंगे वो। तो वो बहरहाल जी, फिर अगले दिन मैं रिलीज़ हुआ, मैं सीधा ये शेख जायद हॉस्पिटल गया वालदा के पास, तो वो कोमे में जा चुकी थी, तो फिर उनसे बात नहीं हो सकी। तो फिर कभी कोमे से 4 दिन बाद फिर वो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो फिर वो बात ही नहीं हो सकी। अब आप बताएं हमारी नुकसान कौन पूरे करेगा। लेकिन एक और बात भी है कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए मैसेज है, ये आखिरी मैसेज भी आपका, और जो स्ट्रगल करने वालों के लिए, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे वालिद का खून बहाया गया जब वो 46 के थे, मैं 10 साल का था और भाई मेरा 7.5 साल का था। तो क्या मैं ये सेव देता कि उसका बदला पूरी पीपल्स पार्टी से लें, या उसकी जिम्मेदारी आज की पीपल्स पार्टी पे आयद करें? नहीं कर सकते। और जो कुछ फिर बाद में पीपल्स पार्टी ने भुगता, उसके बाद क्या बचा बाकी? तो वो नफ़रत लेके आप नहीं चल सकते। एक तो ये पैगाम है। तो अगर आपने मुल्क के मुफाद में चलना है तो फिर आपको अपनी नफ़रतें और अपनी तलखियाँ पीछे फेंकनी पड़ती हैं। इसी तरह जो कुछ हुआ है जनरल मुशर्रफ के दौर में, जितना जुल्म हुआ है मुस्लिम लीग नून के साथ, तो अगर उस जुल्म का बदला लेने हम चल निकलते, यूनिफॉर्म में आके फ़ौजी बेइज्जती करते थे हमारी, जेलों में आते थे। मॉडल टाउन थाने में मेजर सैफ साहब होते थे, पता नहीं कहाँ हैं अब, वो जनरल नदीम एजाज जो उस वक्त ब्रिगेडियर थे, उनके फ्रंट मैन थे, वो ये सारी बदमाशी करते थे। तो ये 2 या 4 आदमियों का काम था। हम इसकी ज़िम्मेदारी उस वक्त भी हमने पूरे अदारे पे आयद नहीं की थी। अभी मैंने आपको जनरल खालिद मकबूल साहब का बताया, और भी बहुत से फ़ौजी अफसर थे जो इस सोच के नहीं थे, पॉजिटिव सोच के थे, कभी उनकी सुनी जाती थी कभी नहीं। तो क्या पूरे अदारे को उसकी सज़ा देते? मैं इसी कैंटोनमेंट से 1 या 2 बार नहीं, कई बार MP और MNA बना हूँ, सारी अपोजिशन काटी है। हमें तो कभी ख्याल नहीं आया कि हमने कोर कमांडर हाउस या कैंटोनमेंट का जो हसास इलाका है वहाँ से एहतजाज करते हुए भी गुजरना ही वन, क्योंकि फ़ौज की अपनी हुर्मत है। तो मैं ये PTI वालों को ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब पकड़े गए थे तो आप एहतजाज करते, लेकिन किस हकीम ने मशवरा दिया था कि आप जाके कैंटोनमेंट पे हम दवा बोल देते, या फ़ौजी तनसीबात पे, या जहाँ हसास अदारों के दफातर थे वहाँ जाके आप इस तरह करते? आपने अपने आप को भी मुसीबत में डाला, आपने फ़ौज को भी आजमाइश में डाला, और सियासत को भी आपने पल्यूट किया, और एक अजीब पंजाबी के अंदर कड़मास पैदा हो गया है। तो सियासत में दिल बड़ा करना पड़ता है। अब मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस मौके पे कि इमरान खान साहब जेल में, मैं उनका कैदी रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, आई वॉज द ओनली वॉइस इन कैबिनेट उस आदमी के हक में जिसने मुझे जेल में डाला, जिसने मुझ पे इलेक्शन रिग करने का झूठा इल्ज़ाम लगवाया। अब तो उन खुद को भी पता सबको कि हमने झूठ बोला था, तब भी पता था। तो मैंने कैबिनेट में कहा कि ये तरीका पकड़ने का ठीक नहीं था, क्योंकि किसी भी साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार नहीं किया जाना चाहिए। और भी बहुत कुछ कहा, मेरी उस वक्त की कैबिनेट को पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब को पता है, ये मेरी एक राय है। मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि PTI एक दौरे इब्तला से गुजर रही है, और वो ये मुतालबा करते हैं कि उनके हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका मैंडेट जो है वो उनको नहीं लेने दिया गया। ये एक तरफा ट्रैफिक नहीं है। बतौर एक सियासी तज्ज़िया कार के और एक पुराने सियासी कारकुन के, मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि ये कहानी और ये ऑडिट, इनफैक्ट ये ऑडिट जब भी शुरू हुआ, ये 2011 से शुरू होगा। इसमें 126 दिन का धरना भी आएगा। इसमें COD के बाद जो एक ठहराव आया था पाकिस्तानी सियासत में, उसको पारा पारा करने की बात भी होगी। इसमें एजेंसियों, इस्टेब्लिशमेंट और जजेस के साथ मिलके, और ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके साथ मिलके, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के साथ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की साजिश का जिक्र भी होगा। फिर
2018 का इलेक्शन चोरी करने का जिक्र होगा, आरटीएस सिस्टम बैठने का जिक्र आएगा, हमारे लोगों को प्रेशराइज करके टिकट वापस करवाने का और उन्हें किडनैप करके और जहाज़ों में भर के लाने का जिक्र आएगा। जो सारा कुछ मोहतरम इमरान खान साहब को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए किया गया और एक देवता बना के पेश किया गया, जो कि वो देवता थे नहीं ना हैं। अब आज जो कुछ भी हो रहा है या हुआ है पीटीआई के साथ, उसकी तफसील में जाए बगैर बदकिस्मती से ही उनका अपना बोया हुआ है। अगर वो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों तो वो, मैंने पहले भी कहा है कि वो मारपीट से ठीक नहीं होनी। जो भी हम में से चाहता है कि चीज़ें ठीक हों, उसे अपने पहले गुनाह और गलती का एतराफ़ करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप कहानी आज से शुरू कर दें और पीछे जो किया आपने वो आप उसको फरामोश कर दें। मैं तो इस निज़ाम का हिस्सा ही नहीं हूँ और आपको अच्छे से पता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से इस निज़ाम का हिस्सा नहीं हूँ, अपनी खुशी से बल्कि कहना चाहिए। लेकिन जो जिसने किया है वो उसकी ज़िम्मे आएगा। ये नहीं हो सकता। मुझे सोशल मीडिया पे देखता हूँ लोग, जब मैं ज़रा बात हट के करता हूँ, सारा मैं हट के बात करता हूँ, जब कोई चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं उस पर तनकीद भी करता हूँ और मैं नहीं रह सकता इसके बगैर। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, इसीलिए मैं कैबिनेट में नहीं गया कि मेरी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। सबको पता है इस बात का। मेहरबानी है कि पार्टी की आदत की कि मुझे 12 उन्होंने मेहरबानी किया, कहा है। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता था कि मुझे अपनी जो बात करने की आज़ादी है, जब आप कैबिनेट मेंबर होते हैं तो बात नहीं कर सकते ना, कैबिनेट में बात करते हैं। तो मैं एक आज़ाद आदमी हूँ, ना एमएनए हूँ, ना कोई उहदा है पार्टी का मेरे पास, और ना मैं किसी काबीना का हिस्सा हूँ। मुस्लिम लीग नून का हिस्सा तो मैं हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक तरफा ट्रैफिक चलाए पीटीआई। मुझे भी अफसोस होता है बाज़ औक़ात, और बहुत होता है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात मैं कोई ऐसी स्टेटमेंट भी देता हूँ कि अपनों से गालियाँ खा रहा होता हूँ सोशल मीडिया पे। मुझे शौक़ नहीं है गालियाँ खाने का, लेकिन जिसे दुरुस्त समझता हूँ उसे कहता हूँ। लेकिन अगर आपने 2024 के इलेक्शन का जिक्र करना है और आप उसका ऑडिट चाहते हैं तो ये 18 से 24 पे आएगा। जो आपने बोया था वो आपने काटा है, ना बोते कभी भी ना काटते। और मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ, 4.25 साल तो वो स्नैच किए गए हैं नवाज शरीफ से। 18 का इलेक्शन जबरन धांधली से हरा के जो नवाज शरीफ के 4.25 साल थे, सिर्फ 4.25 नहीं है, ये खेल पहले शुरू हो गया था जी। 17 और 18 के जो साल थे वो भी हमसे छीने जा चुके थे। तो आपने 6 साल ज़ाया किए हैं, हमारे छीनते छीनते इस रियासत के ज़ाया किए हैं। आपको तो भी 1.5-2 साल हुए हैं। अल्लाह ना करे आपको 6 साल हो। मैं नहीं चाहता ये, मैं तो कभी नहीं चाहता। मैं तो नरम हो गया हूँ जब से वो मुखालिफ पार्टी जेल में गई है, क्योंकि जब कोई जेल में जाए तो बगलें नहीं बजानी चाहिए, उस पर खुशी नहीं मनानी चाहिए, जैसे कि पीटीआई हमारे जाने पे मनाती थी। पहले ही बता देती थी अब कौन जेल जा रहा है, हम किसकी फाइल देख कर आए, अब किसकी फाइल देख के, अब किसकी बारी आ गई है। तो ये अल्लाह करे ये रुक जाए निज़ाम सारा इस मुल्क में। लेकिन ये कब रुकेगा? ये इस तरह नहीं रुकेगा जैसे रोकने की कोशिश की जा रही है। ये रोज़ डी चौक में, यकीन करें, धरना देने से नहीं रुकेगा। अगर धरना देने से रुक सकता हो तो आप दे लें धरना। आप ख़राब करेंगे चीज़ों को। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोल सर्चिंग करनी है, पीटीआई को भी करनी है, पीएमएलएन को भी करनी है। हमने भी अपना देखना कहाँ कहाँ हमारे वीक पॉइंट्स हैं, हमारे भी वीक पॉइंट्स हैं, उनको कैसे फिल करना है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान में सियासतदानों ने बैठ के एक नया मिसाक जमहूरियत करना है। अगर तो वो स्टेज नहीं आई तो ये जूतियों में दाल बटती रहेगी यहाँ पे, कभी किसी की बारी कभी किसी की बारी। लेकिन अगर हम सीख जाएं, अगर समझ लें कि रियासत चलाने का तरीका क्या है और फ्रेमवर्क के अंदर रह के कैसे खेलना है, तो पाकिस्तान की बेहतरी हो जाएगी। तो मुझे आखिर में ये ज़रूर कहना है ज़ोर दे के एक बार फिर कि झगड़ा जो है उसमें से रास्ता नहीं बनेगा। ना हुकूमत के लिए रास्ता बनेगा, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए बनेगा, ना अपोजिशन के लिए बनेगा। ये सिर्फ हम एक दूसरे का वक्त ज़ाया करेंगे और एनर्जी पाकिस्तान की ज़ाया कर देंगे। सो हमें अपनी अपनी इस्लाह खुद करनी है, सोल सर्चिंग भी खुद करनी है, और इसके लिए कोई रास्ता बनना चाहिए। जब तक ये रास्ता नहीं बनेगा हम पाकिस्तान को बैरूनी ख़तरात से नहीं बचा सकते और उन साजिशों से नहीं बचा सकते जो पाकिस्तान को खाकम बदहन डिसइंटीग्रेट करने के लिए की जा रही हैं। ये सिर्फ मैंने कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। साहब मैं आपका शुक्रिया एक्सेप्ट हो गया।
अब मुझे अब मेरे 2 मिनट दे दें, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बात की है। ये जो आपने 2 साल कहा है कि पीटीआई ने ज़ाया किया है, 2013 से अगर 3-3.5 साल, क्योंकि आप बड़े अहम वजीर थे उस वक्त मियाँ साहब के साथ, अगर ये सब कुछ ना होता और उसी तरह सिलसिला चलता, इलेक्शन आते और जो मुंतखब होता जिसको अवाम वोट देते, तो आज पाकिस्तान कहाँ होता? बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। मुझे पता है आप वही कहेंगे जो होना होगा, या जहाँ आज पाकिस्तान होता अगर मियाँ साहब मोदी की तरह तीसरा टर्म आज ले रहे होते तो। आप यकीन करें हमारी किस्मत बदल जाती। और ये जो गली गली भूख उग रही है और महंगाई जो है वो उसने लोगों का जीना हराम कर दिया है। मैं ये नहीं कहता ज़ीरो पे चली जाती, लेकिन रुपए की कीमत एस्टेब्लिश हो जाती। आप की जो इकॉनमी थी जिस तरीके से टेक ऑफ कर रहे थे, आपका जीडीपी रेट बढ़ रहा था, वो हम कहीं से कहीं पहुंच जाते और हम दुनिया की बड़ी जो मईशतें हैं उनमें हम शामिल हो गए होते या बिल्कुल डोर स्टेप के ऊपर खड़े होते। 2028 का टारगेट था शायद, डोर स्टेप पे खड़े होते। कोई एक काम भी नहीं हो सका, क्योंकि चलने तो खैर कभी किसी को दिया ही नहीं गया, और मियाँ नवाज शरीफ को तो कभी चलने नहीं दिया गया। उनके लिए तो हमेशा कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, क्योंकि वो भी काम इस तरह के करते हैं ना, कभी एटमी धमाका कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, उनके भी तो काम इस तरह के हैं ना। तो इनवाइट कर लेते हैं, 5 बिलियन मिल रहा था, दज्जाली ताकतों को इनवाइट कर लेते हैं मियाँ साहब के, पढ़ जाओ मुझे, क्योंकि वो मियाँ साहब से ज़्यादा तो खतरनाक आदमी कोई नहीं है। ना भड़क लगाते हैं, ना लाउड है, और काम भी पूरा कर देते हैं। तो पहले उनको सजा मिली न्यूक्लियर ब्लास्ट की, ये जो कारगिल का मिस एडवेंचर किया था जनरल मुशर्रफ ने, और उसके नतीजे में जो हुआ, और उसके बाद सजा मिली जब वो ये सी पैक लेके आ रहे थे। क्योंकि जगह अगर आप चाइनीज़ के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो जो वो सुपर पावर्स हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, उनको तो आप बहुत बुरे लगेंगे। और उल्टा इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ पे लगा देते हैं आप कि जी ये तो तब्दीली अमेरिका ने करवाई है। वो क्यों करवाएगा तब्दीली? एक ऐसे आदमी की हुकूमत लाएगा जो उनकी बात नहीं मानता, अकड़ जाता है, बज़ाहिर बहुत नरम लगता है, लेकिन सख्त आदमी है, इस मामले में कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं करता। तो ये मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में बड़ा उसको नुकसान हुआ है। इसकी वजह से भी जो है वो मुज़ाहमत की ताकत पॉलिटिकल फोर्सेस की कम हुई है। बिल्कुल ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।